बेशक उसके मानसिक हालात को काफी हद तक शांत और कोमल बनाने में सबसे बड़ा योगदान उस प्यारी सी छोटी राजकुमारी मेंग मेंग का था। लगता है मुझे उन 7 पहाड़ों की जांच करनी चाहिए। जांग हान ने सिर हिलाया, फिर कंप्यूटर खोला और पहाड़ों की लोकेशन देखने के लिए बाइडू मैप खोला। बाइडू चीन का गूगल है। पहला पहाड़ मो शहर श्रेणी में एक छोटा सा पहाड़ था जो शियांगजियांग के पश्चिम में स्थित था और बाकी पहाड़ दक्षिण पूर्व दिशा में थे। दूसरा पहाड़ शियांगजियांग के पूर्वी हिस्से से शुरू होता था जिसे शियोंग्या पर्वत कहा जाता था और बाकी सारे पहाड़ शियोंग्या पर्वत और दक्षिण में स्थित क्रेसेंट पर्वत के बीच थे। समुद्र की ओर मुख किए हुए और जांग हान की जरूरत के अनुसार उपयुक्त क्षेत्रफल वाले केवल 7 ही पहाड़ थे। कॉजवे बे, जहां जांग हान उस समय था, शियांगजियांग के उत्तर में था, इसलिए उसने तय किया कि वह पहले पश्चिम में स्थित मोशहे पर्वत जाएगा, फिर वहां से पूर्व की ओर शियोंग्या पर्वत जाएगा और शियोंग्या पर्वत से दक्षिण की ओर बढ़ेगा। अगले दिन के मार्ग की योजना बनाने के बाद जांग हान ने अपने डोमेन क्षेत्र की योजना को भी और बेहतर बनाना शुरू किया। जब थंडर यांग वृक्ष को लगाया जाएगा तो वह ऊर्जा का विस्फोट करेगा जिसकी जांग हान को साधना और डोमेन को रूपांतरित करने के लिए आवश्यकता थी। यह ऊर्जा जांग हान को सबसे कमजोर स्तर ची रिफाइनिंग रियल्म तक पहुंचने में मदद करेगी। ची रिफाइनिंग रियल्म लगभग उसी तरह था जैसा कि लोग आमतौर पर आंतरिक शक्ति के रूप में जानते हैं। इसे ची भी कहा जा सकता है। आंतरिक शक्ति और ची दोनों का उपयोग लोग अपनी गति, शक्ति आदि बढ़ाने के लिए कर सकते थे। जब जांग हान ची रिफाइनिंग रियल्म तक पहुंच जाएगा तब वह मुश्किल से ही सही लेकिन अपनी ट्रेजर स्मेलिंग नोज का उपयोग कर सकेगा। हालांकि ची रिफाइनिंग रियल्म सबसे कमजोर स्तर था, लेकिन इसे कम मत आंको। यही अमरता की साधना की शुरुआत थी। भले ही केवल शियांतियन रियल्म तक पहुंचने के बाद ही कोई सच्चा साधक बनता हो, लेकिन कौन सा महान साधक था जिसने अपनी यात्रा ची रिफाइनिंग रियल्म से शुरू नहीं की। एक शांत रात बीत गई। अगली सुबह 8 बजे जांग हान ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और होटल से चेकआउट कर लिया। 2 दिन होटल में रहने का खर्च 3,60,000 RMB था। रिसेप्शनिस्ट ने कमरे की जांच करने के बाद 1,40,000 RMB जांग हान को वापस कर दिए। पिछले 2 दिनों के खर्च को जोड़ने के बाद जांग हान के बैंक कार्ड में अभी भी 16 लाख RMB बचे हुए थे। साधारण सा सामान लेकर जांग हान यात्रा पर निकल पड़ा। उसने न तो मेट्रो ली और न ही फिजूल खर्ची कर एक कार खरीदी, बल्कि पास की एक कार रेंटल कंपनी से 28,000 RMB देकर एक नीले बैंगनी रंग की जीप किराए पर ली। जीप 1 महीने के लिए थी। जीप चलाते हुए जांग हान आधे घंटे में अपने पहले गंतव्य मोशिये पर्वत पर पहुंच गया। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद वह मोशिये पर्वत के शिखर पर पहुंचा। आसपास के वातावरण और रास्तों को देखकर उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बस पता नहीं यहां कोई सरप्राइज मिलेगा या नहीं। जांग हान ने दाहिना हाथ उठाया और अपने कान से थंडर यांग वृक्ष निकाला। गहरी सांस लेने के बाद उसने उस सफेद जेड सुई जैसे थंडर यांग वृक्ष को अपनी नस में चुभो दिया। पहले जांग हान इस थंडर यांग वृक्ष को परिष्कृत कर चुका था। हालांकि इस समय उसके पास कोई साधना नहीं थी, फिर भी उसके और थंडर यांग वृक्ष के बीच एक बहुत हल्का सा संबंध अभी भी मौजूद था। अब वह अपने रक्त का उपयोग करके थंडर यांग वृक्ष को उत्तेजित कर रहा था ताकि वह अपनी ऊर्जा उसे दे सके और वह ट्रेजर स्मेलिंग नोज का उपयोग कर सके। जैसे ही थंडर यांग वृक्ष उसकी नस में चुभा, जांग हान ने अपने रक्त का प्रवाह महसूस किया और साथ ही आध्यात्मिक शक्ति की हल्की धाराएं भी महसूस की। ट्रेजर स्मेलिंग नोज खोलो। जांग हान ने आंखें बंद कर लीं और उसके पैरों के नीचे का पहाड़ उसके मन में उभर आया। गहरी सांस छोड़ते हुए आध्यात्मिक शक्ति की वे हल्की धाराएं उसके नाक की ओर एकत्र होने लगी। अगले ही पल जांग हान ने हल्के से सूंघा। उसी समय उसके मन में उभरी पहाड़ की छवि बदलने लगी। फूलों, घास, पेड़ों, मिट्टी और चट्टानों से हल्की रोशनी की धाराएं निकलकर एक साथ जुड़ने लगीं
और अंत में झांग हान की नाक में समा गई। फूलों और घास की खुशबू, पेड़ों की कसैली गंध और चट्टानों व मिट्टी की अनोखी महक, कई तरह की गंध एक साथ मिली, लेकिन उनमें खजाने की विशिष्ट खुशबू नहीं थी। यह कोई खजाना भूमि नहीं है। थंडर यांग वृक्ष निकालकर जांग हान ने उसे फिर से अपने कान में रख दिया और हल्के से सिर हिलाया। चुपचाप जीप तक लौटकर वह दूसरे गंतव्य श्योंग्या पर्वत की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद, थोड़ा सा और रक्त खोने के बाद, जांग हान शिखर पर खड़ा हुआ और सिर हिलाया। यह भी खजाना भूमि नहीं है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उसने एक एक करके पहाड़ों की जांच की। परिणामों ने उसे निराश किया, लेकिन यह सब उसकी अपेक्षा के भीतर ही था। यह खजाना भूमि नहीं है। मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली थी। खजाना भूमि इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? जांग हान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। यह ज्यादा रक्तहानि का संकेत था। जीप में बैठकर वह आखिरी स्थान क्रेसेंट पर्वत की ओर बढ़ा। उम्मीद है यह क्रेसेंट पर्वत मुझे निराश नहीं करेगा। क्रेसेंट पर्वत क्रेसेंट गल्फ के पूर्वी हिस्से में स्थित था। क्रेसेंट गल्फ शियांगजियांग का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था। पहाड़ से सटा हुआ और समुद्र की ओर मुख किए हुए, यह खाड़ी अर्धचंद्र के आकार की थी, इसलिए इसे क्रेसेंट गल्फ कहा जाता था। इसे स्वर्ग के नीचे नंबर 1 खाड़ी और पूर्व का हवाई भी कहा जाता था। यह शियांगजियांग की सबसे प्रतिनिधि खाड़ी थी। पूर्व में स्थित क्रेसेंट पर्वत से दिखाई देने वाला दृश्य बेहद सुंदर था। शिखर से पूरी क्रेसेंट गल्फ दिखाई देती थी। यह सातों पहाड़ों में सबसे बेहतरीन स्थान था। बेहद चाह है, क्रेसेंट पर्वत के शिखर पर खड़े होकर दृश्य देखते हुए जांग हान ने कहा। उसका घर बैम्बू डिस्ट्रिक्ट में क्रेसेंट गल्फ के पश्चिम में स्थित था। स्थानीय लोगों के अनुसार 112 वर्ग मीटर का उसका घर पहले से ही एक हवेली माना जाता था। शियांगजियांग में 1000 वर्ग फुट, लगभग 93 वर्ग मीटर से बड़ा घर हवेली कहलाता था, क्योंकि यहां मकानों की कीमतें बेहद ज्यादा थीं। एक समय शियांगजियांग की घर की कीमतें दुनिया में सबसे महंगी थीं। जांग हान का घर 112 वर्ग मीटर का था। 7 साल पहले उसने इसे 1.5 करोड़ RMB में खरीदा था। मरम्मत और फर्नीचर पर 30 लाख RMB और खर्च हुए, यानी कुल 1.8 करोड़ RMB। फिर भी वह इस घर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बैम्बू डिस्ट्रिक्ट की तुलना में वह क्रेसेंट गल्फ में रहना चाहता था, लेकिन उस समय शांगजिंग के 4 युवा स्वामियों में से एक होने के बावजूद क्रेसेंट गल्फ की कीमतें उसके लिए भी बहुत ज्यादा थीं। जमीन बेहद महंगी थी। यही एक वाक्य क्रेसेंट गल्फ के घरों का सही वर्णन करता था। खासकर वहां की हवेलियां, जिनकी कीमत आसानी से 1 अरब RMB से ऊपर होती थी। साधारण घर भी बेहद महंगे थे। इसलिए उस समय जांग हान ने क्रेसेंट गल्फ में घर खरीदने का विचार छोड़ दिया था। अगर ये क्रेसेंट पर्वत ठीक रहा तो शायद मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जांग हान ने सिर हिलाया और फिर से थंडर यांग वृक्ष निकाला। उसे नस में चुभोते ही उसका रक्त फिर से अवशोषित होने लगा। थंडर यांग वृक्ष से संबंध गहरा होते ही उसने फिर से थोड़ी ऊर्जा छोड़ी। ट्रेजर स्मेलिंग नोज खोलो। जांग हान ने आंखें बंद की और हल्के से सूंघा। कई तरह की गंध उसकी नाक में घुस आई। अचानक एक बेहद शुद्ध और शक्तिशाली सुगंध उसकी नाक में समा गई, जैसे 100 साल पुरानी उम्दा शराब। स्वर्ग ने मुझे निराश नहीं किया। यह तो आध्यात्मिक जल का कुंड है। हा हा हा। जांग हान ने आसमान की ओर देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते अत्यधिक रक्तहानि के कारण वह खुशी में बेहोश हो गया। हाँ, पता नहीं कितना समय बीता। जांग हान ने पास में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। कुत्ते ने 2 बार भौंका और उसके कपड़ों के कंधे को दांतों से पकड़कर उसे पीछे की ओर घसीटने लगा। जांग हान ने धुंधली आंखों से होश में आकर देखा। अत्यधिक रक्तहानि के लक्षण उसमें साफ दिख रहे थे। चेहरा और होठ पीले, ठंडा पसीना, हाथ पैर ठंडे और कमजोर, सांस तेज और नाड़ी कमजोर। काफी मुश्किल से बैठते हुए उसने देखा कि पास में सचमुच एक कुत्ता था। ये 4 आंखों वाला, पूरी तरह गंदा देसी कुत्ता था, जिसे आमतौर पर चाइनीज ग्रामीण कुत्ता कहा जाता है।
आसपास देखकर जांग हान को पता चला कि वह उस जगह से करीब 20 मीटर दूर था जहां वह बेहोश हुआ था। लगता था कि इसी कुत्ते ने उसे देखकर पहाड़ से नीचे घसीटने की कोशिश की थी। लगता है दिल का अच्छा कुत्ता है। जांग हान हल्के से मुस्कराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मित्रतापूर्ण संकेत पाकर कुत्ता धीरे धीरे पास आया। जांग हान ने उसकी गंदगी की परवाह किए बिना उसके सिर पर हाथ फेरा। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा। तभी जांग हान ने देखा कि कुत्ते का दाहिना पिछला पैर टूटा हुआ था। शायद यह छोड़ा हुआ कुत्ता था। कुत्ता 2 चक्कर लगाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि जांग हान ठीक है, वहां से चला गया। जांग हान कुछ मिनट शांत बैठा रहा, फिर पहाड़ से नीचे उतरा। जीप में बैठकर उसने आंखें समकरी की और क्रेसेंट पर्वत को देखा। देखते देखते उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आध्यात्मिक जल, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, साधना में उपयोग होने वाली चीज थी, जैसे आध्यात्मिक मिट्टी, घास आदि। क्रेसेंट पर्वत के मध्य भाग में एक गुफा थी और उस गुफा में आध्यात्मिक जल का एक कुंड था। हालांकि यह सबसे साधारण किस्म का आध्यात्मिक जल था और मात्रा भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन थंडर यांग वृक्ष के पोषण से यह प्योर यांग जल में बदल सकता था। प्योर यांग जल का उपयोग साधारण आध्यात्मिक जल से कहीं अधिक था। यह थंडर यांग वृक्ष को पोषण दे सकता था और दोनों के बीच एक लाभकारी चक्र शुरू हो जाता। अगर कहा जाए कि थंडर यांग वृक्ष डोमेन को पोषित करता है, तो प्योर यांग जल जीवित प्राणियों को पोषित करता है। क्षमता के हिसाब से प्योर यांग जल बेहतर था, लेकिन स्तर के हिसाब से थंडर यांग वृक्ष कहीं ऊंचा था। साधना जगत में अनगिनत खजाने थे। आध्यात्मिक खजाने रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक होते थे। थंडर यांग वृक्ष रैंक 5 का था, जबकि प्योर यांग जल केवल रैंक 1 का। साधारण आध्यात्मिक जल तो गिना ही नहीं जाता था। आध्यात्मिक खजाना एक व्यापक शब्द था। फूल, घास, पेड़, लकड़ी, गोलियां, हथियार सब इसमें आते थे। जब हान्यांग अमर सम्राट ने साधना जगत को हिला दिया था, तब रैंक 5 का थंडर यांग वृक्ष उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यही जांग हान के लिए अमरता की साधना में प्रवेश का अनिवार्य साधन था। हालांकि जांग हान को खजाना भूमि मिल गई थी, फिर भी वह तुरंत उस पहाड़ पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता था। वह अब हान्यांग अमर सम्राट नहीं था। इस दुनिया की गोलियों को भी वह नहीं रोक सकता था, इसीलिए उसे नियमों के अनुसार चलना था। पहले घर लौटकर क्रेसेंट पर्वत के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी थी, लेकिन उससे पहले वह उस हवेली में लौटना चाहता था जिसमें वह पिछले 7 सालों से नहीं रहा था। यह हवेली बैम्बू डिस्ट्रिक्ट मिलान नेबरहुड में स्थित थी। सीधे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कार्यालय पहुंचा। उसके आने पर स्टाफ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे बेहद विनम्र थे। हालांकि कई बार स्टाफ बदल चुका था, फिर भी सभी को यहाँ के मालिकों की जानकारी थी और जांग हान जैसे विशेष मालिक को वे अच्छे से जानते थे। आखिरकार उसने एक बार में ही 10 साल की प्रॉपर्टी फीस चुका दी थी। मिस्टर झांग, प्रबंधन कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए घर की चाबी देते हुए कहा, हर आधे महीने में हम आपके घर की सफाई करवाते रहे हैं। अब जब आप लौट आए हैं तो चाबी आपको सौंप रहे हैं। किसी भी काम के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ओह! जांग हान थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेवा इतनी अच्छी होगी। सिर हिलाकर जवाब देने के बाद वह वहां से चला गया। यदि आपको कोई त्रुटि मिले, टूटा हुआ लिंक, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। इंपीरियल एंटरटेनमेंट कंपनी, आर्टिस्ट डायरेक्टर मे ची का ऑफिस। बड़ी बहन मे जियान ने हल्के से दरवाजा खटखटाया और ऑफिस में अंदर आ गई। यंग मास्टर ली चेंग पर एक नजर डालने के बाद उसने मे ची की ओर सिर हिलाया और कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैंने फैसला किया है कि पहले एक एल्बम रिलीज करूंगी। ओह! मे ची ने कुर्सी से पीठ टिका ली। उसके चेहरे पर वैसा उत्साह नहीं था जैसा कुछ साल पहले हुआ करता था। उदासीन लहजे में उसने कहा, तुम ऐसा सोच पा रही हो, यही अच्छी बात है। आखिरकार तुम 5 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखाई नहीं दी हो। कौन जाने,
उस समय के तुम्हारे फैंस अब क्या सोचते हो? पहले एक एल्बम रिलीज करो, फिर पानी की गहराई जांचेंगे। बड़ी बहन में आपने पिछले हफ्ते कहा था कि कंपनी की म्यूजिक लाइब्रेरी में 10 प्रीमियम गाने हैं। क्या मैं उनमें से 4 गाने चुन सकती हूँ? दोपहर में मैं इरादा रखती हूं कि जियान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। बात सीधे पिछले हफ्ते की बात थी। जियान के पूरा करने से पहले ही मेची ने हाथ हिलाकर बात काट दी। शाओ यान, तुम भी जानती हो कि कंपनी के पास सभी कलाकारों को देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अभी उन 10 प्रीमियम गानों में से 8 पहले ही लिए जा चुके हैं। मैं तुम्हें बचे हुए 2 गाने दे सकती हूं, लेकिन एक एल्बम में कम से कम 10 या उससे ज्यादा गाने होने चाहिए। इसलिए बाकी 8 गाने तुम्हें सामान्य गानों में से चुनने होंगे। मेची की बात सुनकर जियान कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसके दिल में हल्की सी निराशा उतर आई। पिछले 5 सालों में जब जियान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो यह कहा जा सकता था कि उसे शिखर तक पहुंचाने में मेची का ही हाथ था। दोनों का रिश्ता भी बुरा नहीं था और मेची उसका काफी ख्याल रखती थी। जब भी कंपनी को प्रीमियम गाने मिलते, मेची हमेशा जियान को पहले चुनने देती। यहां तक कि वह मशहूर संगीतकारों से जियान के लिए खास तौर पर गाने मंगवाती थी। लेकिन अब जियान के वापस आने पर मेची न केवल लगभग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, बल्कि होफे को भी सख्ती से डांट चुकी थी, जो कई बार चुपके से संसाधनों की मांग करने आई थी। मेची मानो बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर भी जियान ने मेची को दोष नहीं दिया। जब वह कंपनी छोड़कर गई थी, तब मेची भी किसी हद तक प्रभावित हुई थी, पर इसके बावजूद जियान के दिल में निराशा थी। जब वह मेची के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तभी बगल में बैठे ली चेंग ने पहले बोल दिया। मेची, जियान आखिरकार तुम्हारी पुरानी गोल्ड आर्टिस्ट रही है। तुम उससे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती हो? उसे 10 प्रीमियम गानों में से 4 गाने चुनने दो। ली चेंग की बात सुनकर मेची का चेहरा जम सा गया और उस पर परेशानी झलकने लगी। जियान ने भी ली चेंग की ओर देखा। यह यंग मास्टर ली एक किंतियन अमीर घराने का दूसरी पीढ़ी का लड़का था। उसका पिता ली हाय इंपीरियल एंटरटेनमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक था और कंपनी में ऊंचे पद पर था। इसलिए भले ही ली चेंग का कंपनी में कोई आधिकारिक पद न हो, फिर भी उसका असर काफी था। ली चेंग की लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी। उसका शरीर सुडौल और चेहरा हैंडसम था, जिससे वह लड़कियों के बीच बहुत आसानी से घुल मिल जाता था। लेकिन उसकी निजी जिंदगी काफी बिखरी हुई थी। यह तक अफवाह थी कि कंपनी की कई कलाकारों के साथ उसका रिश्ता संदिग्ध रहा है। सिर्फ यही बात जियान को स्वीकार नहीं थी। इसके अलावा अब उसकी एक बेटी भी थी और जांग हान के साथ उसका रिश्ता भी अस्पष्ट था, जब तक वह जांग हान के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं कर लेती। वह किसी और के बारे में सोचने वाली नहीं थी। यह मेइची के चेहरे पर झिझक और परेशानी थी, लेकिन आखिर में वह बेबस लहजे में बोली, चूंकि यंग मास्टर ली ने कहा है, तो मैं मना कैसे करूं? जियान, तुम्हें यंग मास्टर ली का ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। मैंने सुना है कि कल तुम उनके साथ डिनर की अपॉइंटमेंट पर भी नहीं गई थी। जियान के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसकी ठंडी अभिव्यक्ति से कोई यह नहीं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है। सब सुनने के बाद वह खड़ी हुई और ली चेंग की ओर हल्का सा सिर हिलाया। यंग मास्टर ली, आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कंपनी के नियम बिगाड़ना नहीं चाहती। मैं वही करूंगी जो बड़ी बहन मेई ने पहले कहा था। मैं पहले गाने चुनने जा रही हूं। इतना कहकर जियान ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। वह ली चेंग की मदद नहीं लेना चाहती थी। भले ही उसकी मदद से वह इंडस्ट्री में तेजी से ऊपर जा सकती थी, लेकिन ऐसा करना उसे पसंद नहीं था। हा, ली चेंग हल्के से हंसा। खिड़की से कॉरिडोर में जाती जियान को देखते हुए उसकी आंखों में सोच भरी मुस्कान आ गई। हम्फ भले बुरे की पहचान ही नहीं है।
मेईची ने भौहे सिकुड़ कर कहा। क्या वह सच में सोचती है कि वह अभी भी पहले जैसी स्थिति में है? एक फ्लॉप हो चुकी सेलिब्रिटी इतनी आसानी से दोबारा चमक सकती है? लेकिन मुझे उसका यही मिजाज पसंद है। ली चेंग ने सिर हिलाया। जितनी ज्यादा वो ठंडी है उतना ही मैं उसे जीतना चाहता हूं। क्यों ना पहले उसे थोड़ी मुश्किलों का स्वाद चखाया जाए। ऐसे लोग पहले हकीकत देखेंगे तभी सीधे होंगे। अच्छा विचार है। ली चेंग ने सिर हिलाया। मैं उसे 10 प्रीमियम गानों में से एक भी नहीं दूंगी। बस म्यूजिक लाइब्रेरी से यूं ही 2 गाने निकालकर कह दूंगी कि वही प्रीमियम है। बाकी गाने वो खुद ढूंढे। मेची ने ठंडा सा ठहका लगाया। असल में सभी 10 प्रीमियम गाने अभी तक लिए ही नहीं गए थे। जो कुछ मेची ने जियान से कहा था वो सब ली चेंग के इशारे पर था। ली चेंग की मंशा। उसे आने की जरूरत नहीं थी। अपने ऑफिस लौटते समय रास्ते में किसी ने भी जियान का अभिवादन नहीं किया। उल्टा उसे कुछ धीमी आवाज में ताने भी सुनाई दिए। फ्लॉप सेलिब्रिटी। लेकिन जियान ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसका ठंडा चेहरा एक ढाल की तरह था जो उसकी थकान और बेबसी को छुपाए हुए था। बड़ी बहन यान, क्या हुआ? क्या मेची ने आपको प्रीमियम गाने दिए? ऑफिस में घुसते ही जोउ फे ने तुरंत पूछा। सिर्फ 2 प्रीमियम गाने। जियान ने हल्का सा सिर हिलाया। 2? जोउ फे गुस्से से बोली। सिर्फ 2 प्रीमियम गानों से एल्बम कैसे बनेगा? कम से कम 4 तो चाहिए। मुझे लगता है वो बूढ़ी चुड़ैल जानबूझकर ऐसा कर रही है। फे, बेकार की बातें मत करो। सोफे पर बैठते हुए जियान ने हल्की सी आह भरी। 10 प्रीमियम गानों में से बस 2 ही बचे थे। यह कैसे हो सकता है? जोउ फे नाराज हुई। मैंने किसी को भी प्रीमियम गाने लेते नहीं सुना। साफ है वह हमें देना ही नहीं चाहती। अब और मत बोलो। जियान उठते हुए बोली। चलो पहले नीचे लंच कर लेते हैं। दोपहर में एल्बम के गाने चुनेंगे। गुस्से में जो फे जियान के साथ नीचे रेस्टोरेंट गई। साधारण लंच के बाद वे जल्दी से ऊपर लौट आईं। वे गाने चुनने वाले विभाग पहुंची। वहां 2 छोटे प्राइवेट रूम थे जिनमें कंप्यूटर और हाई क्वालिटी स्पीकर लगे थे। हॉलवे में पहुंचते ही पहले कमरे का दरवाजा खुला और 3 लोग बाहर आए। आगे चल रही औरत लंबी दुबली थी और उसने काफी खुली वी नेक ड्रेस पहनी हुई थी। जियान को देखते ही उसके चेहरे पर घमंड झलक आया। वह तिरछे लहजे में बोली, अरे ये तो बड़ी सेलिब्रिटी जियान नहीं है। आपने तो फिल्मों और टीवी की दुनिया में जाने का फैसला किया था ना? फिर यहां गाने चुनने क्यों आई है? शुरू ओयू, हम क्या करें उससे तुम्हारा क्या लेना देना? जो फे ने झट से जवाब दिया। जहां भी हम जाते हैं तुम वही क्यों दिख जाती हो? शुरू ओयू कंपनी की नई उभरती हुई तीसरे दर्जे की सिंगर थी। उसे थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली थी और घमंड काफी ज्यादा था। ली चेंग के साथ उसका रिश्ता भी काफी संदिग्ध था। हमें सच में कोई मतलब नहीं। उसके पास खड़ी एक औरत ने ताना मारा। लेकिन किसी की लोकप्रियता इतनी गिर चुकी है कि कंपनी उस पर मेहनत करना भी नहीं चाहती। इस बार के 10 प्रीमियम गानों में से बड़ी बहन मेई ने 8 गाने रुओयू को दिए हैं। बचे हुए 2 गाने तुम दोनों आराम से सुन लेना। वही शायद तुम्हारी सबसे अच्छी किस्मत होंगे। एक पटला बात है, जो लोग बदसूरत होते हैं उन्हें सच में ज्यादा प्रीमियम गानों से ही कमी पूरी करनी पड़ती है। जो फे ने बेरहमी से कहा। तुमने क्या कहा? शुरुओयू गुस्से से आंखें तरेरने लगी। फई चलो। जियान का चेहरा शुरू से अंत तक ठंडा ही रहा। शुरुओयू को हल्की सी नजर से देखकर वह प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गई। हम्फ। शुरुओयू ने पीठ किए हुए कहा, जियान, तुम्हें याद दिला दूं, आज 1 सितंबर है और मेरा एल्बम 15 तारीख को रिलीज होगा। बेहतर होगा कि तुम उस समय अपना एल्बम रिलीज न करो, वरना तुम्हारे स्तर के साथ मुझे डर है कि तुम गहरे गड्ढे में गिर जाओगी। यह सुनकर जियांग के कदम रुक गए। उसने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, फिर, ओह, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर वह जोफे के साथ कमरे में चली गई। यह कैसी औरत है? जोफे गुस्से से बोली। उसका ऐसा रवैया देखकर ही उल्टी आ जाती है। जियान भले ही चुप थी, लेकिन उसका लहजा भी भारी हो गया। पहले गाने चुनते हैं।
कंप्यूटर खोलकर कंपनी की म्यूजिक लाइब्रेरी में जाते ही जियान ने वे 2 प्रीमियम गाने देखे जो मेची ने उसके लिए छोड़े थे। पहला गाना एक कमरे में चलाया गया। जियान और जोफे दोनों ध्यान से सुनने लगीं। गाना खत्म होते ही जोफे ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। इस तरह के गाने भी प्रीमियम कहलाते हैं? वह बूढ़ी चुड़ैल पक्का हमें परेशान कर रही है। कब से कंपनी के प्रीमियम गाने इतने घटिया हो गए? जियान चुप रही, लेकिन दिल ही दिल में वह भी सहमत थी। हल्की आह भरकर उसने दूसरा गाना चलाया। दूसरा गाना भी निराशाजनक था। दोनों गाने बस साधारण गानों से थोड़ा बेहतर थे। प्रीमियम कहे जाने लायक तो आधे भी नहीं थे। इससे झोफेई इतना नाराज हुई कि दांत पीसने लगी। गुस्सा निकालने के बाद दोनों ने दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक, दिन 10 बजे तक निकाले। पूरे 6 घंटे गाने सुने। 100 से ज्यादा गानों में से मुश्किल से 5 ठीक ठाक गाने चुने गए। बोनों में से लंबा चुनने जैसा ही था। चलो घर चलते हैं। समय देखकर जियान बोली, अगर अभी चली गई तो मैं मेंग मेंग के साथ समय बिता सकूंगी। देर हुई तो वह सो चुकी होगी। इतने घटिया गानों से एल्बम कैसे बनेगा? झोफेई चिंता में बुदबुदाई। सामान समेटकर वे कंपनी से निकल गईं। घर लौटते समय कार की पिछली सीट पर बैठी जियान ने अचानक कहा, फेई फेई, अगले कुछ दिनों में हमें और मेहनत करनी होगी। हम भी 15 तारीख को ही अपना एल्बम रिलीज करेंगे। बड़ी बहन यान, आप? जोफेई चौंक गई। जियान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। शू रुओयू, तुम 15 को एल्बम रिलीज करना चाहती हो? तुम मुझे तानों और मजाक से उकसाना चाहती हो? ठीक है, मैं भी 15 को ही रिलीज करूंगी। जियान कोई साधु नहीं थी। शू रुओयू की उकसाहट से उसे भी गुस्सा आया था। बस वह अपने दिल की कमजोरी चेहरे पर नहीं लाती थी। इंसान सांस के लिए जीता है और पेड़ अपनी छाल के लिए। जियान अपनी खुद की ताकत से खुद को साबित करना चाहती थी। इसका मतलब है कि इंसान बस अपने इज्जत और हौसले के सहारे जीता है। अगर आपको कहीं कोई गलती, टूटा हुआ लिंक या गैर मानक सामग्री दिखे तो कृपया हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उसे जल्दी से ठीक कर सकें। भी विज्ञापन। शायद अगर इतनी रकम किसी और आम इंसान को दी जाती तो उसके पूरे जीवन भर खर्च करने के लिए काफी होती। लेकिन जियान की नजर में यह रकम खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। उसके पूरे जीवन भर खर्च करने के लिए काफी होती, लेकिन जियान की नजर में यह रकम खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट से वापस आई। बेशक रिटायरमेंट से वापस आने का सबसे बड़ा कारण अब भी उसका सेलिब्रिटी बनने का सपना ही था। उसका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था और वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। घर लौटने के बाद, मेंग मेंग, क्या तुम्हें आंटी वांग के साथ खेलकर मजा आया? जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंग मेंग को देखते ही उसके दिल का दबाव तुरंत हल्का हो गया। सिर्फ मेंग मेंग के साथ रहते समय ही वह अपने चेहरे की ठंडक उतारकर एक कोमल और मीठी मुस्कान दिखाती थी। आंटी वांग एक पेशेवर नैनी थी जिन्हें जियान ने ऊंची तनख्वाह पर रखा था। आंटी वांग का नाम वांग जुआन था और वह मेंग मेंग की देखभाल करने और घर की सफाई की जिम्मेदारी संभालती थी। काफी मजा आया, लेकिन पापा के साथ खेलने जितना मजा नहीं। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, मेंग मेंग ने अपने छोटे से मुंह को फुलाते हुए कहा। जब तुम्हारे पापा अपना काम निपटा लेंगे तब तुम उन्हें देख सकोगी, जियान ने हल्के नखरे से कहा। सिर्फ 5 दिन अपने पिता के साथ रहने के बाद ही यह छोटी बच्ची उन पर काफी निर्भर हो गई थी। अगर वह और ज्यादा समय उनके साथ रही तो पता नहीं कितनी ज्यादा निर्भर हो जाएगी। इस समय जियान अपने मन में सोच रही थी कि उसे मेंग मेंग और जांग हान को बहुत ज्यादा बार एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहिए। नियंत्रण, हाँ, मुझे उनके मिलने के समय को नियंत्रित करना होगा। इधर जियान खुशी खुशी छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी, जबकि उधर सोफे पर लेटे जांग हान ने भारी सिर के साथ अपनी आंखें खोली।
क्या अब रात के 8 बज गए? जांग हान उठकर बैठ गया। वह दोपहर से लेकर रात के 8 बजे तक सोता रहा था, लेकिन इतना सोने के बाद भी उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। गुर्र गुर्र उसका पेट आवाज करने लगा, मानो उसे याद दिला रहा हो कि अब उसे खाना चाहिए। जांग हान पास के एक रेस्टोरेंट में गया और सीधे खून बढ़ाने वाला खाना ऑर्डर किया। काली मुर्गी का सूप, पालक के साथ तला हुआ सुअर का जिगर और एक बड़ा कप ब्राउन शुगर वाला पानी। काली मुर्गी का सूप काफी ताजा था, लेकिन जांग हान की सूक्ष्म समझ से कुछ कौर खाने के बाद ही उसे पता चल गया कि यह असली देसी मुर्गी नहीं थी। देसी मुर्गियों को स्टूपिड चिकन भी कहा जाता है, जिन्हें बिना तेजी से बढ़ाने वाले चारे के पाला जाता है। हालांकि ऐसे चारे से पाली गई मुर्गियां आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन उनमें पोषण कम होता है और शरीर में हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। इसके विपरीत देसी मुर्गियां हर पहलू से बेहतर होती है, खासकर स्वाद में, जो ज्यादा सुगंधित और मुलायम होता है। एक और अंतर यह था कि सुपरमार्केट से खरीदी गई मुर्गी को 1 घंटे उबालने पर वो आसानी से गल जाती है, जबकि देसी मुर्गी 1 घंटे उबालने पर भी काफी सख्त रहती है। इसीलिए मूल रूप से देसी मुर्गियां कहीं बेहतर होती हैं। इसी कारण एक देसी मुर्गी की कीमत आमतौर पर 100 युआन से ऊपर होती है, जबकि चारे से पली मुर्गी लगभग 20 युआन में मिल जाती है। जो बाजार 50 से 70 युआन में देसी मुर्गी बेचते हैं, वे ज्यादातर नकली होती हैं। मेनू में जिस काली मुर्गी को देसी बताया गया था, वो असल में देसी नहीं थी। ईमानदारी से कहें तो जांग हान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब वो थंडर यांग ट्री लगा लेगा तब खुद ही पाल लेगा। फिलहाल उसे हालात से समझौता करना था। अत्यधिक खून की कमी के कारण जांग हान ने जबरदस्ती पूरी मुर्गी खा ली। सूप, ब्राउन शुगर का पानी और पालक के साथ तला हुआ जिगर सब कुछ खत्म कर दिया। खाने के बाद उसका पेट काफी भरा हुआ महसूस हुआ। 10 मिनट आराम करने के बाद बिल चुकाकर वो बाहर निकला और जांग ली को फोन करके उसके किराए के अपार्टमेंट की ओर चला गया। अपार्टमेंट 88 वर्ग मीटर का था, जिसमें 2 कमरे और एक लिविंग रूम था। सजावट काफी आरामदेह थी और साफ दिख रहा था कि दोनों महिलाओं ने उसे अच्छे से संभाल कर रखा था। श्याओली, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो लैंड्स डिपार्टमेंट में काम करता हो? जांग हान ने पूछा। नहीं भैया, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? क्या तुम बीमार हो? जांग ली ने चिंता से पूछा। शायद सोते समय सर्दी लग गई होगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं है, जांग हान मुस्कुराया। तुम लैंड्स डिपार्टमेंट के बारे में क्यों पूछ रहे थे? मैं एक पहाड़ किराए पर लेना चाहता हूं। जांग ली लगभग अपनी लाज से ही घुट गई। भैया, मैंने सही सुना है ना? तुम पहाड़ किराए पर क्यों लेना चाहते हो? इतना हंगामा मत करो। जांग हान ने हल्के से उसके माथे पर थपकी दी। मुझे कुछ चीजें उगानी है। सिर्फ खेती के लिए पहाड़ किराए पर लेना शांगजांग में ऐसा आसान नहीं है, पर अगर मिल भी गया तो किराया आसमान छुएगा। भैया, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। हनपे पुचंगांग, लोहे के इस्पात न बन पाने से निराश होना। समय आने पर तुम समझ जाओगी। पहाड़ तो मुझे हर हाल में लेना है। क्या तुम्हारे पास लैंड्स डिपार्टमेंट में कोई जान पहचान है? नहीं, रुको, मैं ली आना से पूछती हूं, कहकर जांग ली बाहर दौड़ गई। ली आना दूसरी किराएदार थी। उसने शियांगजांग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, इसलिए उसकी जान पहचान काफी थी। वो लगभग 1.5 मीटर लंबी थी, कद थोड़ा छोटा और चेहरा गोलमटोल था, जिससे प्यारी लगती थी। उसे लंबे कद के लड़के पसंद थे। जांग हान 1.8 मीटर को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हेलो बड़े भाई जांग। हेलो, सुना है आप क्रेसेंट माउंटेन किराए पर लेना चाहते हैं? हाँ, क्रेसेंट माउंटेन आसान नहीं है। वहां विकास की योजनाएं हैं और जमीन की बोली लगती है। सीधे किराए पर लेना मुश्किल है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए संभव है? 1 से 5 साल तक। मैं अपने दोस्त से बात करती हूं। फोन कॉल के बाद उसने कहा कि अगली सुबह 7 बजे कॉल करके 8 बजे स्टारबक्स में मिल सकते हैं। अगले दिन मुलाकात हुई, शर्तों पर बात हुई और शाम तक जवाब देने का वादा किया गया। आगे के दिनों में जांग हान ने खून बढ़ाने वाला खाना और दवाइयां खरीदी।
क्योंकि थंडर यांग ट्री लगाने में उसे बहुत खून देना पड़ेगा। उधर इंपीरियल एंटरटेनमेंट कंपनी में जी यान और जो फे गाने सुनकर छाट रही थी। ज्यादातर गाने साधारण और बेकार थे, लेकिन उन्हें जी यान की आवाज से बेहतर बनाना ही था। पूरे दिन में सिर्फ 30 ठीक ठाक गाने चुने जा सके। जब 100 गाने चुन लिए जाएंगे तब उनमें से सबसे अच्छे चुने जाएंगे। अगर आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिले तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम जल्द से जल्द उसे ठीक कर सकें। पार सूप विज्ञापन। पहले, आप इस पहाड़ को केवल 1 से 3 साल के लिए ही किराए पर ले सकते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि तीसरे साल में इस पहाड़ का अधिग्रहण एक्सप्रोप्रिएशन कर लिया जाएगा। उस समय आपको क्रेसेंट माउंटेन से जुड़े हर फैसले का बिना शर्त पालन करना होगा। इसके अलावा पहाड़ किराए पर लेने के बाद भी वहां क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इस पर बहुत सी पाबंदियां होंगी। मैं अभी उन पाबंदियों की पूरी बात नहीं करूंगा। जहां तक किराए की बात है, आपकी स्थिति में सामान्य तौर पर यह कम से कम 20 मिलियन आरएमबी प्रति वर्ष होता, लेकिन चूंकि आप ऐना के दोस्त हैं, मैं आपको मान देता हूं। आप मुझे 2 मिलियन आरएमबी लैंड्स डिपार्टमेंट में रिश्वत के लिए दे और मैं पहाड़ का किराया घटाकर 10 मिलियन आरएमबी प्रति वर्ष करवा सकता हूं। पार ल्यूमेंग ने सीधे मुद्दे की बात की। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जांग हान ने भी बिना टालमटोल के तुरंत सहमति दे दी। कब मैं आपको क्रेसेंट माउंटेन किराए पर लेने के बाद लगने वाली पाबंदियों के बारे में बताता हूं। लियू मेंग ने लंबी बातचीत शुरू की। जांग हान चुपचाप लियू मेंग की बातें सुनता रहा। पूरे 5 मिनट तक लियू मेंग पाबंदियों के बारे में बोलता रहा। इससे साफ था कि पाबंदियां काफी ज्यादा थी। सरल शब्दों में कहें तो जांग हान क्रेसेंट माउंटेन पर मौजूद किसी भी चीज को हिला डुला नहीं सकता था। 10 मिलियन आरएमबी सालाना किराए के बदले वह अधिकतम पहाड़ पर कुछ चीजें उगा सकता था और घूमने फिरने के लिए चढ़ सकता था। आखिरकार ये केवल पहाड़ को किराए पर लेना था, बोली लगाकर खरीदना नहीं। अगर बोली होती तो जरूरी धनराशि बेहद ज्यादा होती। यह जानना चाहिए कि क्रेसेंट गल्फ में मौजूद हर एक हवेली की कीमत 10 मिलियन आरएमबी से ऊपर थी। तो क्रेसेंट माउंटेन जैसी बेहतर लोकेशन पर अगर हवेलियां बनती तो उनकी कीमतें आसमान छू जाती। इतनी सारी पाबंदियों के साथ अगर कोई और होता तो शायद कभी सहमत न होता, लेकिन जांग हान ने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसी समय जांग हान की आंखों में एक हल्की चमकी। कुछ भी हिलाने की इजाजत नहीं। पाबंदियां, यह सब बकवास था। इस समय मुख्य वजह यह थी कि जांग हान के पास ताकत नहीं थी। अगर वह शियांतियान रेल में होता तो उसे इन सब बातों की परवाह ही नहीं होती और वह सिद्धे बलपूर्वक पहाड़ पर कब्जा कर लेता। लेकिन अभी के लिए उसे ईमानदार और आज्ञाकारी रहना था। चुपचाप अमीर बनना ही राजा का सच्चा रास्ता था। चुपचाप अमीर बनने के मामले में जांग हान ने इसे चरम स्तर तक समझ लिया था। जब वह खेती, कल्टीवेशन की दुनिया में गया था तब उसने 5 साल तक खजाने खोजे थे। जब तक वह ट्राइब्यूलेशन रियल्म तक नहीं पहुंचा तब तक कोई नहीं जानता था कि हानयांग इमॉर्टल मोनार्क कौन है। लेकिन जब वह ट्राइब्यूलेशन रियल्म के शिखर पर पहुंचा तो सिर्फ कुछ ही सालों में हानयांग इमॉर्टल मोनार्क का नाम असंख्य दुनियाओं में गूंज उठा। विषय पर लौटते हैं। फोन के दूसरी ओर यह सुनकर कि जांग हान को कोई आपत्ति नहीं है, लियू मेंग खुश हो गया और बोला, तो बाद में आप 2 मिलियन आरएमबी मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देना। ज्यादा से ज्यादा कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। लियू मेंग को वाकई लैंड्स डिपार्टमेंट में रिश्वत देने के लिए 2 मिलियन आरएमबी चाहिए थे, लेकिन रिश्वत देने के बाद ही उसमें से 20 वर्ष वह अपने पास रख लेता। कल संभव नहीं है, मुझे अभी कुछ काम है। ऐसा करते हैं, आज सोमवार है, मैं शुक्रवार से पहले आपसे संपर्क कर लूंगा। जांग हान ने कहा, ठीक है, मैं आपके समाचार का इंतजार करूंगा। लियू मेंग कुछ देर के लिए ठिठक गया और उसका स्वर थोड़ा निराश हो गया।
फोन रखने के बाद उसे लगा कि जांग हान शायद पहाड़ किराए पर लेने का इरादा छोड़ चुका है। आखिर इतनी पाबंदियों के साथ किराया लेना न लेने जैसा ही था। और जांग हान के लिए कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करने की असली वजह यह थी, उसके पास पैसे नहीं थे। इस समय उसके पास सच में पैसे नहीं थे। उसके बैंक में सिर्फ 8.6 मिलियन आरएमबी थे, जो बिल्कुल भी काफी नहीं थे। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी। जांग हान ने पहले ही एक योजना बना ली थी। योजना थी अपना घर बेचना। बिल्कुल सही। इस समय जांग हान की एकमात्र चल संपत्ति उसका घर ही था। दिन के समय जांग हान ने मिलान नेबरहुड में घरों की कीमतें देखी और अपने घर की तस्वीरें लीन। 7 साल पहले जांग हान ने यह घर 15 मिलियन आरएमबी में खरीदा था। अब 7 साल बाद चीन में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, खासकर बड़े शहरों में जहां कीमतें पागलों की तरह बढ़ी थी। हालांकि बास जिला बैम्बू डिस्ट्रिक्ट 7 साल पहले ही काफी विकसित था और उस समय भी यहां घरों की कीमतें बहुत ऊंची थी, इसलिए यहां कीमतों में उतनी ज्यादा उछाल नहीं आया जितना नए इलाकों में आया। फिर भी जांग हान का यह घर कम से कम 20 मिलियन आरएमबी का तो था ही। इसके अलावा नवीनीकरण और फर्नीचर पर उसने कुल 3 मिलियन आरएमबी खर्च किए थे। इस तरह घर की कुल कीमत कम से कम 23 मिलियन आरएमबी थी। लेकिन जांग हान घर को असली कीमत पर बेचने का इरादा नहीं रखता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने फेरारी बेची थी। उसने सीधे एक वेबसाइट पर घर की पूरी तस्वीरें डालकर 18 मिलियन आरएमबी में बिक्री के लिए पोस्ट कर दिया और साफ लिखा कि 3 मिलियन आरएमबी का नवीनीकरण और फर्नीचर मुफ्त है। शियांगजियांग में काम करने वाले सभी लोग जानते थे कि शियांगजियांग अमीरों के लिए स्वर्ग और आम कामगारों के लिए नर्क है। यहां काम करने वालों की जीवन गति बेहद तेज थी। सभी के मन में यह सोच रहती थी कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए हर कोई काम में खुद पर और ज्यादा दबाव डालता था। इसी वजह से जैसे ही जांग हान ने अपना घर बिक्री के लिए डाला, बास जिले की लगभग सभी रियल एस्टेट एजेंसियों को तुरंत इसकी खबर मिल गई। मैनेजर मैनेजर जल्दी आइए, बड़ी बात है। लगभग सभी लोगों ने खबर मिलते ही यही शब्द कहे और जब मैनेजरों ने पोस्ट देखी तो उन्होंने भी लगभग वही कहा, जल्दी 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 तुरंत उस आदमी को फोन करो। इसलिए जांग हान द्वारा पोस्ट डालने के 2 मिनट के भीतर ही फोन कॉल्स की लाइन लग गई। 10 से ज्यादा कॉल उठाने और यह समझने के बाद कि सभी थोड़ी देर में घर देखने आ रहे हैं, जांग हान ने सोचा कि लोग काफी हो गए हैं, इसलिए उसने आने वाली कॉल्स को रिजेक्ट कर दिया। फोन बंद करके उसने वेबसाइट से अपनी पोस्ट भी हटा दी। कुछ ही देर में घर फिर से शांत हो गया। लेकिन जांग हान को पता नहीं था कि उसी समय यूनेइन गार्डन में जी यान के घर पर, मेंग मेंग, तुम्हारे डैडी का फोन बंद है, हम कल फिर से कॉल करेंगे, ठीक है? जी यान ने बेबसी से फोन रख दिया। मेंग मेंग बहुत खुश थी और अपनी बड़ी बड़ी साफ आंखें झपकाते हुए अपने डैडी से बात करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन अंत में जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया। बदबूदार डैडी, क्या उन्हें मेंग मेंग से बात नहीं करनी? मुझे अब वो पसंद नहीं है, बदबूदार डैडी। मेंग मेंग रोने लगी और जिद करने लगी। पहले जी यान इस मौके पर जांग हान की आलोचना करना चाहती थी ताकि मेंग मेंग उस पर इतना निर्भर न रहे। लेकिन मेंग मेंग का मासूम सा रोता चेहरा देखकर जी यान ने उल्टा जांग हान की तरफदारी की। तुम्हारे डैडी शायद अभी व्यस्त हैं। मेंग मेंग, तुम्हारे डैडी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो तुम्हारे लिए एक यूटोपिया बनाएंगे? शायद वे उसी काम में लगे हैं। अगली बार जब तुम उनसे मिलोगी तो वो तुम्हें अपना बनाया हुआ यूटोपिया दिखाएंगे। सच सच में? मेंग मेंग रोना बंद कर गई और अपने डैडी के यूटोपिया को लेकर उत्साह से भर गई। सच में? जी यान ने हंसी रोकते हुए गंभीर चेहरे से कहा। हुफ, जिद्दी इंसान, बच्चों को बहकाओ, डींगे मारो। मैं देखना चाहती हूं अगली बार मेंग मेंग से मिलने पर तुम इस झूठ को कैसे निभाते हो।
जियान को पता नहीं था कि झांग हान सच में मेंग मेंग का यूटोपिया बनाने की दिशा में काम कर रहा था। कम दाम पर घर बेचने का फैसला भी इसी वजह से था, ताकि वह जल्दी से पहाड़ किराए पर ले सके और मेंग मेंग के लिए यूटोपिया बना सके। जितनी जल्दी वह बच सके उतनी जल्दी वह अपनी बेटी के साथ रह सके और उसे झांग परिवार की खास शिक्षा दे सके। हान्यांग इमॉर्टल मोनार्क की बेटी होने के नाते मेंग मेंग का साधारण होना तय ही नहीं था। झांग हान का पहला छोटा लक्ष्य था इस दुनिया की सबसे ताकतवर छोटी शैतान को तैयार करना। इस समय झांग हान के घर पर लोगों की पहली खेप पहुंच चुकी थी। सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे और वे आ गए। कहना पड़ेगा कि इस इलाके की एजेंट कंपनियों की कार्यक्षमता वाकई तेज थी। पहली खेप में 3 लोग थे, एक पुरुष और 2 महिलाएं। पुरुष एक एजेंट कंपनी का मैनेजर था और दोनों महिलाएं वही थी जिन्होंने पोस्ट देखी और घर देखने आने की पुष्टि की थी। वाह, यह तो बिल्कुल फोटो जैसा ही है, महिला हैरानी से बोली। 3 मिलियन आरएमबी का नवीनीकरण और फर्नीचर भले ही शांगजियांग के असली अमीरों के स्तर का न हो, लेकिन आम परिवारों से कहीं बेहतर था और उच्च वर्गीय स्तर में आता था। वाकई बुरा नहीं। घर देखने के बाद मैनेजर ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, मिस्टर जांग, मेरी साफ गोई को माफ कीजिए, लेकिन यह घर अभी कम से कम 22 मिलियन आरएमबी में बिक सकता है। क्या आप सच में इसे 18 मिलियन में बेचना चाहते हैं? हां, जांग हान ने शांत चेहरे से सिर हिलाया। मैं बस इसे जितनी जल्दी हो सके बेचना चाहता हूं। पुष्टि मिलते ही मैनेजर का चेहरा खुशी से चमक उठा। मिस्टर जांग, क्या मैं आपका पहचान पत्र और प्रॉपर्टी के कागजात देख सकता हूं? सब टेबल पर है, आप देख सकते हैं। जांग हान ने पहले से कागजात तैयार कर रखे थे और लिविंग रूम की मेज की ओर इशारा किया। मैनेजर जल्दी से देखने गया। कागजात की पुष्टि के बाद उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा। जरा क्षमा करें, मुझे अपने सीनियर से संपर्क करना होगा। कोई मूर्ख ही नहीं देख सकता था कि इस घर में कितना बड़ा व्यावसायिक अवसर था। अगर वे इसे खरीदकर दोबारा बेचते तो 4 मिलियन आरएमबी से ज्यादा का मुनाफा कमा सकते थे। मैनेजर तो खुद ही घर खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास 18 मिलियन आरएमबी थे ही नहीं। हर मैनेजर उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना वह मैनेजर था जिसने झांग हान से फेरारी खरीदी थी। जब मैनेजर कॉल करने सब बेडरूम में गया, तब दूसरी खेप के लोग आ पहुंचे। इस बार 2 पुरुष आए थे, एक लगभग 30 प्लस उम्र का मध्यम आयु का व्यक्ति और दूसरा 20 प्लस उम्र का युवक। घर में पहले से लोग देखकर उनके चेहरे थोड़े बदल गए और वे जल्दी से झांग हान से मिलने आगे बढ़े। वे कैसे जानते थे कि मिस्टर झांग कौन है? क्योंकि एजेंट कंपनी में काम करने वाले सभी लोग, चाहे पुरुष हों या महिला, औपचारिक कपड़े पहनते थे जिससे ग्राहकों को भरोसे का एहसास होता था। पहली खेप के लोगों ने जब नए लोगों को आते देखा तो उनकी आंखों में दुश्मनी चमक उठी। नए आए दोनों लोग भी टॉप क्वालिटी थे और उन्होंने भी पहले वालों को घूर कर देखा। एक पल में घर में तनाव भर गया, लेकिन मुख्य बात जरूरी थी। घूरने के बाद दोनों पुरुष जल्दी से जांग हान के पास आए और बात करने लगे। पहले मैनेजर की तरह दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद उन्होंने भी तुरंत अपने सीनियर को कॉल किया। इसके बाद के 1 घंटे में जांग हान लगातार आने वाली 10 प्लस खेपों से निपटता रहा। हालांकि उन लोगों की शिष्टता काफी अच्छी थी। घर में घुसने से पहले वे नए जूते कवर पहनते थे, इसलिए घर गंदा नहीं हुआ। 80% मैनेजर तुरंत सौदा पक्का करना चाहते थे, लेकिन जांग हान ने किसी को भी साफ जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा कि वह उसी से सौदा करेगा जिसकी लेन देन की गति सबसे तेज होगी। आमतौर पर घर की खरीद फरोख्ती की प्रक्रिया में कम से कम 1 महीना लगता है, लेकिन कुछ एजेंट कंपनियों के मालिकों के पास अच्छे संपर्क होते थे और वे जटिल प्रक्रियाओं को बहुत जल्दी निपटा सकते थे। यही सोवे लाइन काटना था। रात के 10 बजे तक जांग हान ने अपना फोन खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आधे घंटे के भीतर उसे 3 फोन कॉल आ जाएंगे। तीनों कॉल्स की बात लगभग एक जैसी थी। वे कह रहे थे कि अगले दिन दोपहर में अगर जांग हान सेकेंड हैंड हाउस ट्रांजैक्शन सेंटर जाकर
कागजों पर साइन कर दे तो उसी दिन पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी सारी प्रक्रियाएं एजेंट कंपनी संभाल लेगी। इसलिए जांग हान ने कहा कि वह उसी से सौदा करेगा जो अगले दिन सबसे पहले पहुंचेगा। आखिर वह यह पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन कौन है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटा हुआ लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिले तो कृपया हमें बताइए रिपोर्ट चैप्टर, ताकि हम जल्द से जल्द उसे ठीक कर सके। 166 पी हॉट रॉपी। मैनेजर मां के चेहरे पर चिंता की एक झलक चमक गई। मिस्टर जांग, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं पूरी रात आपके घर के बाहर खड़ा रहा हूं। अगर आप अभी वापस सोने चले गए तो यकीनन और लोग यहां आकर आपको परेशान करेंगे। तो क्यों ना आप मेरे साथ सोना चले? मैं गारंटी देता हूं कि आपको वहां सबसे अच्छा आराम मिलेगा। यह सुनकर जांग हान की भौहें उठ गईं। कहावत है कि जल्दी उठने वाले को फायदा मिलता है। ये मैनेजर मां तो सिर्फ जल्दी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जल्दी आ गया था। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, ब्री जांग हान ने हाथ से अपना चेहरा सहलाते हुए कहा। दरवाजा बंद किए बिना ही वह तुरंत कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। यह देखकर मैनेजर मां ने राहत की सांस ली। 5 मिनट बाद जांग हान मैनेजर मां के साथ पास के एक हाई ग्रेड सौना की ओर निकल पड़ा। उनके जाने के 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक और मैनेजर जांग हान के घर का दरवाजा खटखटाने आ गया। लेकिन मैनेजर मां के बाद आने वाले उस मैनेजर की किस्मत में जांग हान से मिलना नहीं लिखा था। सौना में जांग हान सुबह 8 बजे तक सोता रहा। जागने के बाद मैनेजर मां ने उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित किया और फिर उसे हेड ऑफिस ले गया। हेड ऑफिस पहुंचकर जांग हान एक रीजन मैनेजर के साथ ट्रांजैक्शन एरिया गया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। दोपहर 12 बजे तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं और जांग हान के बैंक कार्ड में 18 मिलियन आरएमबी और जुड़ चुके थे। पैसे मिलते ही जांग हान ने सीधे ल्यू मेंग को फोन किया, उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगा और 2 मिलियन आरएमबी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यह सब निपटाने के बाद दोपहर हो चुकी थी। मैंने ऑनलाइन चेक किया है, जोंगू दोपहर 11 बजे से 1 बजे या 12 बजे से 2 बजे, शावू बजे से 5 बजे। इस समय जांग हान के बैंक अकाउंट में 17.6 मिलियन आरएमबी थे। पहाड़ किराए पर लेने के 10 मिलियन आरएमबी घटाने के बाद उसके पास 7.6 मिलियन आरएमबी बचे थे। हालांकि 7.6 मिलियन आरएमबी सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन असल में उनसे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता था। दोपहर 1 बजे जांग हान ने जीप निकाली और क्रेसेंट माउंटेन के आसपास कुछ चक्कर लगाए। क्योंकि पहाड़ किराए पर लेने का काम आगे बढ़ चुका था, अब अगला काम था अस्थायी रूप से रहने की जगह ढूंढना। हालांकि क्रेसेंट माउंटेन पर आध्यात्मिक पानी, स्पिरिचुअल वाटर का एक तालाब था, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ मिट्टी को आध्यात्मिक मिट्टी में बदलने के लिए था। और वह सारा पानी शुद्ध यांग जल, प्योर यांग वाटर में भी नहीं बदल सकता था। इसलिए क्रेसेंट माउंटेन का रूपांतरण जांग हान की मूल योजना के अनुसार ही होना था। पहले पहाड़ के पीछे वाले हिस्से को पूरा करना, फिर धीरे धीरे आवासीय क्षेत्र और सामने के हिस्से को। मुझे अभी एक घर किराए पर लेना होगा, जांग हान ने बुदबुदाते हुए कहा और तुरंत मैनेजर मां को फोन लगाया। यह सुनकर कि जांग हान घर किराए पर लेना चाहता है, मैनेजर मां बेहद उत्साहित हो गया। उत्साहित होना भी स्वाभाविक था। आखिर जांग हान के घर के सौदे से उसे 1 मिलियन आरएमबी का इनाम मिला था। मैनेजर मां ने जांग हान को अपनी कंपनी आने को कहा, जहां वह अलग अलग घरों की तस्वीरें दिखा सके। उसने यह भी वादा किया कि अगर जांग हान उसके जरिए घर किराए पर लेता है तो वह कोई कमीशन नहीं लेगा। यह उसकी तरफ से धन्यवाद था। जांग हान ने कुछ नहीं कहा और सीधे गाड़ी चलाकर मैनेजर मां की कंपनी पहुंच गया। कंपनी एक पिछली गली में स्थित एक छोटे से रिटेल स्टोर में थी। वहां कुल 13 कर्मचारी थे। मैनेजर मां दरवाजे पर ही खड़ा था। जांग हान को आते देखकर वह उत्साह से बोला, स्वागत है मिस्टर जांग, आइए अंदर बैठिए। दुकान में प्रवेश का सोफे पर बैठते ही मैनेजर मां ने 20 आरएमबी की पुदीना फ्लेवर वाली सिगरेट की डिब्बी निकाली।
उसने जांग हान को एक सिगरेट दी और उसे जलाकर दी। फिर खुद भी सिगरेट जलाकर मुस्कुराते हुए पूछा, पता नहीं मिस्टर जांग किस तरह का घर किराए पर लेना चाहते हैं? क्रेसेंट गल्फ में एक घर, थोड़ा सामान्य से बेहतर हो। थोड़ा बेहतर? मैनेजर मां ने बुदबुदाया और कहा, अच्छे घरों में विला आते हैं जिनका किराया लगभग 4 मिलियन आरएमबी सालाना है। फिर सीनरी व्यू वाले घर हैं 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े, जिनका किराया 1.1 मिलियन आरएमबी सालाना है। छोटे घर या अपार्टमेंट मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जांग को पसंद आएंगे। क्या फोटो है? जांग हान ने पूछा। हाँ है, मेरे साथ आइए। मैनेजर मां उसे कंप्यूटर टेबल के पास ले गया और क्रेसेंट गल्फ के आसपास के घरों की तस्वीरें दिखाने लगा। कई तरह की इंटीरियर सजावट थी, कुछ वेस्टर्न स्टाइल, कुछ मॉडर्न स्टाइल, लेकिन बहुत कम घर ऐसे थे जिन्होंने जांग हान का ध्यान खींचा। ये विला कहाँ है? जांग हान ने एक विला की ओर इशारा किया। यह वही एकमात्र विला था जो उसे पसंद आया। सजावट जरूरत से ज्यादा भव्य नहीं थी। सफेद, नीले और हरे रंग का मेल घर को प्रकृति के करीब होने का एहसास दे रहा था। हालांकि इसका किराया थोड़ा ज्यादा था, 4.5 मिलियन आरएमबी सालाना। यह विला योंगशिंग रोड पर है, मैनेजर मां ने कहा। योंगशिंग रोड क्रेसेंट गल्फ और बांस जिले बैम्बू डिस्ट्रिक्ट के बीच के इलाके में है। थोड़ा दूर है। जांग हान की भौहें उठी। जांग हान के मन में आदर्श घर वह था जो क्रेसेंट माउंटेन के पास हो, ताकि वह जब चाहे पहाड़ पर जा सके। अगर घर दूर हुआ तो काफी परेशानी होगी। दूर? मैनेजर मां कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर पूछा, मिस्टर जांग कहाँ घर किराए पर लेना चाहते हैं? क्रेसेंट माउंटेन के पास। क्रेसेंट माउंटेन के पास। मैनेजर मां ने पास के घर खोजे, लेकिन कोई भी उपयुक्त नहीं मिला। क्या मिस्टर जांग अकेले रहते हैं? घर न मिलने पर समाधान सोचते हुए मैनेजर मां ने बातचीत शुरू की। मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूं। घर लेने का मुख्य कारण उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना है। मेंग मेंग की प्यारी सी तस्वीर जांग हान के मन में उभरी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। खाना बनाना? मैनेजर मां की आंखें चमक उठी। मुझे लगता है एक समाधान है। आपकी सजावट को लेकर पसंद यानी ज्यादा चूजी देखते हुए आप एक रिटेल हाउस किराए पर ले सकते हैं। रिटेल हाउस में आप जैसे चाहे वैसी मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन रिहायशी घरों में यह काफी झंझट वाला होता है। रिटेल हाउस? जांग हान की आंखें सिकुड़ गईं। रेस्टोरेंट खोलना? यह संभव था। मेंग मेंग अभी सिर्फ 3 साल की थी और ज्यादा खाना नहीं खा पाती थी। अतिरिक्त खाना बेचा जा सकता था। सबसे अहम बात, सजावट मनचाहे तरीके से हो सकती थी। सजावट ही वह चीज थी जिसकी जांग हान को सबसे ज्यादा परवाह थी। अच्छी जीवन शैली की चाह रखने वाला जांग हान खुद से कभी समझौता नहीं करता था। ऊपर से अब मेंग मेंग भी थी, वह छोटी राजकुमारी जिसे तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए जांग हान ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, क्या देखने के लिए फोटो है? हाँ। मैनेजर मां हंसा और क्रेसेंट माउंटेन के पास के रिटेल हाउस खोजने लगा। शुरुआत में 60-70 वर्ग मीटर के छोटे रिटेल हाउस दिखे। मैनेजर मां के हिसाब से वे काफी थे, लेकिन जांग हान लगातार सिर हिलाता रहा। बहुत छोटे हैं, बड़े वाले दिखाइए। आखिरकार 20 से ज्यादा रिटेल हाउस देखने के बाद एक घर पर जांग हान ने सिर हिलाया। यह 2 मंजिला रिटेल हाउस है। नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर रहने की जगह। इसे एक बुजुर्ग पति पत्नी संभालते हैं। यह क्रेसेंट माउंटेन के सबसे नजदीक है। पिछले कुछ दिनों में मैं यहां 2 बार आया हूं। व्यापार काफी अच्छा है। अगर उन्हें अपने पोते की देखभाल नहीं करनी पड़ती तो वे इसे किराए पर भी नहीं देते। तस्वीरें दिखाते हुए मैनेजर मां ने समझाया, पहली मंजिल 130 वर्ग मीटर की है, सरल है। नाश्ते का काउंटर और कुछ टेबल कुर्सियां हैं। दूसरी मंजिल पारिवारिक घर है, 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम। घर दक्षिण की ओर है, रोशनी अच्छी आती है। कुल मिलाकर रेनोवेशन की काफी गुंजाइश है और यह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। तस्वीरें देखकर जांग हान ने संतोष से सिर हिलाया। यह घर ठीक है और पैसा 8 मिलियन आरएमबी है, जिसमें 1 साल और 3 महीने का किराया शामिल है। बातचीत की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए घर दिखाते हैं। मैनेजर मां मुस्कुराया और जांग हान को अपनी काली होंडा अकॉर्ड में बैठाकर ले गया। उनकी जिंदगी आमतौर पर ठीक ठाक मानी जाती है। यहां कारें महंगी नहीं थी, मेनलैंड चीन के मुकाबले काफी सस्ती,
क्योंकि टैक्स कम था। डॉन रोड पहुंचकर वे रेस्टोरेंट देखने गए। रास्ते में ही मैनेजर मां ने बुजुर्ग दंपति से संपर्क कर लिया था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि 50 के आसपास उम्र का एक दंपति लिविंग रूम में बैठा बात कर रहा था। उन्होंने सभी का स्वागत किया और जांग हान को घर दिखाया। दूसरी मंजिल साफ सुथरी थी। ज्यादातर फर्नीचर हट चुका था। पहली मंजिल पर अभी सामान रखा हुआ था। 130 वर्ग मीटर होने के बावजूद तो दीवारों से रसोई बनाने के कारण जगह थोड़ी कम लग रही थी। ढांचा अच्छा था और रेनोवेशन की काफी गुंजाइश थी, इसलिए जांग हान ने तुरंत घर किराए पर ले लिया। दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब यह रेस्टोरेंट 1 साल 3 महीने के लिए जांग हान का था। बुजुर्ग दंपति के जाने के बाद जांग हान और मैनेजर मां लिविंग रूम में बैठे। मैं आपको कमीशन ट्रांसफर कर देता हूं, जांग हान ने कहा, लेकिन मैनेजर मां ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मिस्टर झांग, आपने मुझे चुना, मैं इसके लिए आभारी हूं। कमीशन की बात करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर झांग हान मुस्कुराया और पूछा, क्या आप किसी रेनोवेशन कंपनी को जानते हैं? हां। क्या अभी संपर्क कर दूं? हां। मैनेजर मां ने वहीं फोन किया और 30 मिनट से भी कम समय में 2 आदमी सूट पहनकर आ गए। एक चौपोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, दूसरा चश्मा लगाए 25 साल का युवक। नमस्ते मिस्टर झांग, मैं ब्लू रोड रेनोवेशन कंपनी का मैनेजर झाओकाई हूं। घर देखकर झाओकाई ने सोचा कि झांग हान शायद हल्का फुल्का बदलाव चाहता होगा। उसने पूछा, मिस्टर झांग, आप कैसे रेनोवेट करना चाहते हैं? पूरा रिवैम्प या सिर्फ कुछ हिस्से? लेकिन झांग हान के जवाब ने उसे चौंका दिया। पूरा घर तोड़कर नए सिरे से बनाना है। क्या? मैनेजर मां के अलावा झाओकाई और वह युवक दोनों हैरान रह गए। पहली मंजिल पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से बनाओ, दूसरी मंजिल की संरचना वही रहे, बस रेनोवेट करो। बड़ा ऑर्डर। झाओकाई की आंखें चमक उठी। क्या आप फुल पैकेज चाहेंगे या हाफ पैकेज? फुल पैकेज, काम और सारा सामान कंपनी देगी, महंगा। हाफ पैकेज, कंपनी सिर्फ काम और कुछ सामान देगी, मुख्य सामग्री आपको खुद देनी होगी। अगर आपको इसमें कोई गलती, टूटा लिंक या गैर मानक कंटेंट दिखे तो कृपया हमें बताएं, हम जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। विज्ञापन। सो मैं पूरा पैकेज लूंगा, जांग हान ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनते ही झाओकाई की मुस्कान और भी उत्साही हो गई। उसने युवक के हाथ से आईपैड लिया, फोटो एल्बम खोला और कहा, मुझे नहीं पता कि मिस्टर जांग किस तरह की रेनोवेशन स्टाइल चाहते हैं। ये हमारी कंपनी के रेनोवेशन के उदाहरण है, आप पहले इन्हें देख लीजिए। जब आप तय कर लेंगे तो आज वापस जाकर हम आपकी राय के अनुसार ड्राइंग बनाएंगे और आपको चुनने के लिए देंगे। जांग हान आईपैड पर तस्वीरें देखने लगे, जबकि मैनेजर मां एक फोन कॉल उठाने के बाद विदा लेकर चले गए। कुछ देर देखने के बाद जांग हान के मन में एक साफ खाका बन गया। वह पहली मंजिल को पारिवारिक शैली में बनवाना चाहते थे, न कि किसी बिजनेस स्टोर की तरह। पहली मंजिल की बनावट बहुत सरल थी। अंदर बाईं ओर एक सीढ़ी थी और दाईं ओर एक टॉयलेट। बाकी पूरा हिस्सा लिविंग रूम था। दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर था और 2 चौड़ी फ्रेंच खिड़कियों के बीच में स्थित था। झांग हान कुछ देर बुदबुदाते रहे, फिर अपनी राय रखी। बीच के पास पूर्वी दीवार पर एक टीवी वॉल बनाइए। टीवी वॉल के सामने एक सोफा और कॉफी टेबल रखें। इस तरह मेंग मेंग मेरे लिए खाना बनाते समय टीवी देख सकेगी। रसोई पश्चिम की ओर होगी और वह एक चौकोर ओपन किचन होगी। चूल्हा टीवी की ओर वाले साइड पर रहेगा ताकि मैं खाना बनाते समय मेंग मेंग को देख सकूं। टीवी के पास एक छोटा सा स्टेज बनाइए जहां मैं पियानो रख सकूं। फुर्सत में मैं मेंग मेंग को पियानो बजाना सिखा सकूंगा, जो काफी अच्छा रहेगा। पियानो के पास और दरवाजे के कोने में एक छोटा ऊंचा टेबल रख सकते हैं जिस पर लैपटॉप रखा जाएगा। इसके आसपास हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इस तरह खाना खाते समय मैं संगीत सुन सकता हूं। खिड़की और सोफे के पास एक छोटा गोल टेबल और 4 बॉल शेप कुर्सियां रखें। वह स्नैक्स खाने और ड्रिंक्स पीने का कोना होगा। बाहर की तरफ एक डाइनिंग टेबल रखें और उसके ऊपर एक बड़ा क्रिस्टल झूमर लगाइए। साथ ही डाइनिंग टेबल के आसपास कुछ सजावट भी चाहिए।
मिस्टर जैंग, आपने जो बताया है उसका काम ज्यादा नहीं है। रेनोवेशन में कोई समस्या नहीं होगी। झाओ काई ने फोन का कैलकुलेटर खोला और हिसाब लगाते हुए कहा, मैं आपको काम का पूरा ब्यौरा बताता हूं। फ्लोर टाइल्स, किचन की दीवार की टाइल्स, किचन में थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सीलिंग, बाकी सीलिंग, टीवी वॉल, छोटा स्टेज, कुछ और फर्नीचर, पुरानी सजावट को हटाने का खर्च और दूसरी मंजिल की रेनोवेशन। मटीरियल की लागत को छोड़कर मजदूरी का कुल खर्च 1.1 लाख RMB आएगा। रेनोवेशन पूरा होने में कितना समय लगेगा? करीब 20 से ज्यादा दिन काफी होंगे। जाओ काई ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया। 1 हफ्ता। जांग हान ने एक उंगली उठाते हुए हल्के से कहा, 1 हफ्ते में रेनोवेशन पूरा कीजिए। मजदूरी के लिए मैं 3 लाख RMB दूंगा। जाओ काई को पहले तो लगा कि उसने ठीक से सुना नहीं। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक मिली खुशी से भर गया और जल्दी से सिर हिलाकर बोला, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर काम पूरा हो जाएगा। तो मिस्टर जांग, क्या आप अभी कुछ एडवांस देना चाहेंगे? अभी 3 बजे है। मैं अभी लोगों को बुला सकता हूं ताकि वे पुरानी सजावट तोड़ना शुरू कर दे। रात तक शायद सब कुछ हट जाएगा। ठीक है। जांग हान ने जाओ काई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुरंत 3 लाख RMB ट्रांसफर कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जाओ काई ने लोगों को बुला लिया। आधे घंटे से भी कम समय में 2 पिकअप ट्रक दरवाजे पर आ गए। उन दोनों ट्रकों में कुल 5 मजदूर थे। मिस्टर जांग, इन कुर्सियों, टेबल्स और जाओ काई ने हिचकिचाते हुए पूछा। जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। जांग हान ने हाथ हिला दिया। जाओ काई हल्के से मुस्कुराया। ये सारी कुर्सियां, टेबल्स और दूसरे सामान कम से कम 2-3 हजार RMB में बिक सकते थे, जो एक छोटा सा मुनाफा था। मिस्टर जांग, मैं लोगों को ड्राइंग पर काम करने के लिए कह देता हूं। रात तक आप 3D ड्राइंग में से एक चुन सकेंगे। जैसे ही आप चुन लेंगे, हम कल से काम शुरू कर देंगे। मैं पहले आपको एक साधारण ड्राइंग बना देता हूं। आप लोग उसी के अनुसार काम करके उसे और बेहतर बना देना। जांग हान को साफ पता था कि वह घर को कैसे बनवाना चाहते हैं। जाओ काई द्वारा दिया गया कागज लेकर उन्होंने अपने दिमाग में बने डिजाइन के अनुसार ड्राइंग बनानी शुरू की। ड्राइंग भले ही साधारण थी, लेकिन उसकी डिटेल और शेप साफ समझ में आ रही थी। जांग हान की ड्राइंग देखकर झाओ काई के मुंह का कोना फरक उठा। लगता है बढ़इयों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं उसने ऐसे बारीक डिजाइन कैसे सोच लिए। डिजाइन बहुत संतुलित और देखने में सुंदर लग रहे थे, खासकर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बनी 3 डायमेंशनल छोटी बाड़। ओहा, टीवी वॉल पर जेनाइट कमल की सजावट भी चाहता हूं। पंखुड़ियां गुलाबी और सफेद रंग की क्रॉसओवर होनी चाहिए। जांग हान ने जोड़ा। जेडाइट कमल, टीवी वॉल डेकोरेशन। झाओ काई ने आंखें पूरी तरह खोलते हुए मुश्किल से ये शब्द कहे। जिस काम को वह पहले छोटा समझ रहा था, अब वह बिल्कुल उल्टा लग रहा था। सिर्फ टीवी वॉल की सजावट ही सिरदर्द के लिए काफी थी। ऊपर से सिर्फ इसी सजावट की अनुमानित लागत ही 10 लाख RMB से ज्यादा थी। ये मिस्टर जांग, झाओ काई कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, आपकी बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि 7 दिन काफी नहीं होंगे। ओह, जांग हान के चेहरे के भाव नहीं बदले। तो मैं मजदूरी के लिए 5 लाख RMB दूंगा। 7 दिन काफी नहीं तो पैसे बढ़ा दो। यह सुनते ही जाओ काई फिर से सन्न रह गया। दिल में खुशी भी थी और एक तरह की आह भी। उसने पहली बार ऐसा इतना अनोखा ग्राहक देखा था। कुछ ग्राहक टिप्स देते थे, लेकिन इतनी नहीं। जांग हान जैसे ग्राहक जो बस कुछ बातों में ही मजदूरी की रकम बढ़ा दे, यह जाओ काई के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि रेनोवेशन 7 दिन में पूरा हो जाएगा। जाओ काई ने गहरी सांस लेकर वादा किया। उसने तय कर लिया था कि मजदूरों की संख्या दोगुनी करेगा और 24 घंटे काम करवाएगा। मिस्टर जांग, समय बहुत कम है। क्या फ्लोर टाइल्स, दीवार की टाइल्स और सीलिंग के लिए आपके मन में कोई मटेरियल है, या फिर आप मेरे साथ शिलोंग रेनोवेशन मार्केट चलकर खुद मटेरियल चुन लेंगे?
जांग हान ने सिर हिलाया और जाओ काय के साथ शिलोंग रेनोवेशन मार्केट चले गए। पहले ही स्टोर में वे एक हाई एंड इंटरनेशनल ब्रांड की सिरेमिक टाइल्स की दुकान पर पहुंचे। जो चीज पसंद आई, जांग हान ने तुरंत ऑर्डर दे दिया। उन्होंने जो फ्लोर टाइल चुनी वह मोचा पैलेस सीरीज की स्यूडो क्लासिक ब्रिक थी। 1 वर्ग मीटर की कीमत 2500 RMB थी। दीवार की टाइल्स, स्कर्टिंग बोर्ड और बाकी चीजें मिलाकर कुल लगभग 4.9 लाख RMB हो गए। सीलिंग, सीमेंट, रेत और अन्य सप्लीमेंट्री मटेरियल की कीमत लगभग 3 लाख RMB थी। कीमत ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जांग हान ने सारे हाई एंड फॉर्मल्डिहाइड फ्री, पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल चुने थे। रेनोवेशन पूरा होते ही वह सीधे रहने आ सकते थे। करीब 1 घंटे में मटेरियल खरीदने के बाद जाओ काय ने देखा कि अभी समय बचा है, तो बोला, मिस्टर जांग, अभी समय है, क्या हम फर्नीचर मार्केट जाकर सोफा, एग्जॉस्ट हुड वगैरह देख लें? इस तरह रेनोवेशन के साथ ही सब इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, जांग हान ने सिर हिलाया। दोनों पास के फर्नीचर मार्केट गए और फिर से खरीदारी शुरू की। सोफा, जो टीवी के सामने रखा जाना था, सफेद रंग का हाई एंड लेदर सोफा था, आधे चांद के आकार का और 4 मीटर लंबा। उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 40,000 RMB, ज्यादा नहीं। टीवी, कॉफी टेबल, कुर्सियां और टेबल चुनना आसान था। पहली और दूसरी मंजिल के लिए कुल मिलाकर जांग हान ने लगभग 5 लाख RMB खर्च किए। इसमें बाथटब, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, 4 दरवाजों वाला बड़ा फ्रिज, एयर कंडीशनर, एयर प्यूरिफायर वगैरह सब शामिल थे। सब कुछ खरीदने के बाद जब वे निकलने वाले थे तो जाओ काई को अचानक एक बात याद आई। उसने थोड़े हैरान भाव से पूछा, मिस्टर जांग, क्या आप रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे? यहां तो ग्राहकों के बैठकर खाने की जगह ही नहीं दिख रही। ग्राहक? जांग हान कुछ पल के लिए ठिठक गए। यह बात उनके दिमाग से निकल ही गई थी। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा, दाई तरफ वाली खिड़की के पास थोड़ी जगह तो है ना? वहां 3 छोटे टेबल रख देना। यह सुनकर जाओ काय के मुंह का कोना फिर से फड़क गया। उसे लगा कि जांग हान रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे, बस मजाक कर रहे हैं। इस तरह जांग हान ने 3 छोटे टेबल और 6 कुर्सियां खरीदी। कुल खर्च 1000 RMB। क्योंकि यह बाहर के लोगों के लिए थी, बस साफ दिखना काफी था। जहां जहां भी उन्होंने सामान खरीदा, वहां संपर्क नंबर के तौर पर जांग हान का नहीं बल्कि जाओ काय का नंबर दिया गया। जाओ काय ने हर एक फर्नीचर की तस्वीर बहुत ध्यान से ली ताकि रात में ड्राइंग बनाते समय काम आ सके। साथ ही उसने वादा किया कि 1 हफ्ते में जांग हान को एक बिल्कुल नया रेस्टोरेंट मिलेगा। कार में बैठने के बाद जांग हान और जाओ काय ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज किए। अचानक जाओ काय को याद आया कि उन्होंने पियानो नहीं खरीदा। उसने पूछा, मिस्टर जांग, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह का पियानो चाहते हैं? मेरा एक दोस्त पियानो की दुकान में काम करता है, मैं पूछ सकता हूं? कश से पियानो बुदबुदाए। उन्हें पियानो के बारे में काफी जानकारी थी। बचपन में उन्होंने सीखा था। खेती, कल्टीवेशन की दुनिया में भी उन्होंने समय बिताने के लिए एक पियानो बनाया था। 500 सालों के दौरान वे कभी कभी पियानो बजाते थे। इतने लंबे समय में पियानो के प्रति उनकी समझ बेहद गहरी हो चुकी थी। नहीं, कहना चाहिए कि पियानो संगीत की समझ बहुत गहरी हो चुकी थी। ब्रांड के मामले में जांग हान सस्ता पियानो नहीं लेना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पियानो की क्वालिटी उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसकी टोन में होती है। ये बात जांग हान को पूरी तरह बकवास लगती थी। जैसा दाम वैसा माल को छोड़ भी दे, तो क्वालिटी के मामले में महंगे पियानो सस्तों से कहीं बेहतर होते हैं। जब अच्छी जिंदगी जीनी है तो इस्तेमाल की चीजें घटिया कैसे हो सकती है? जैसे कि खेती की दुनिया में इस्तेमाल किया गया उनका 7 कलर्स सीरीन पियानो, वो वहां के सबसे बेहतरीन मटेरियल से बना था। आज भी उन्हें याद है कि जब उन्होंने एक ग्रह पर कैनन वेरिएशन बजाया था तो पूरे ग्रह के लोग उसकी धुन में मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहां तक कि अगर वे चाहते तो पियानो की ध्वनि को मारक ध्वनि में बदलकर पूरे ग्रह का जीवन भी मिटा सकते थे। बहुत दूर की बात हो गई। जांग हान ने खुद से बुदबुदाया,
फिर सीधे कहा, स्टाइनवे मॉडल ओ ग्रैंड पियानो खरीदिए। ठीक है। जाओ काई को पियानो की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सीधे सिर हिलाया और अपने दोस्त को कॉल कर दिया। 1 मिनट बाद कितना? जाओ काई की आवाज अचानक ऊंची हो गई। फिर उसने अवाक नजरों से जांग हान को देखा। होठ हिलाते हुए बोला, मिस्टर जांग, जिस पियानो की आपने बात की है उसकी कीमत 11 लाख RMB है, पूरी तरह जेन्युइन इंपोर्टेड। ठीक है। जांग हान ने सिर हिलाया। 11 लाख RMB मार्केट प्राइस ही था, इसलिए जांग हान ने तुरंत सहमति दे दी। रेस्टोरेंट की चाबी जाओ काई को सौंपने के बाद जांग हान रहने के लिए एक होटल ढूंढने चले गए। अगर आपको कोई गलती, टूटा हुआ लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिले तो कृपया हमें बताएं ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। ब्रैकेट्स, दैट्स इट। पे सभी सहा पे जांग हान को रिसीव करने वाली लड़की रिसेप्शनिस्ट हंसी नहीं रोक पाई। उसने मुस्कुराते हुए कमरे की चाबी जांग हान को देते हुए कहा, ये लीजिए आपका प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड रूम। जांग हान ने उस हंसती हुई लड़की को अजीब सी नजर से देखा। होटल के नियमों और सख्त सिस्टम के अनुसार भले ही उसने जो कहना चाहा था वह बदल भी दिया हो, रिसेप्शनिस्ट को इस तरह खुलकर हंसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। संभवतः वह किसी बड़े परिवार की लड़की थी जो यहां सिर्फ जिंदगी का अनुभव लेने के लिए काम कर रही थी। कमरे की चाबी लेने के बाद जांग हान सीधे अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि पहले डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट चला गया। शाम 7 बजे ल्यू मेंग ने जांग हान को फोन किया और बताया कि अगले दिन सुबह 9 बजे पहाड़ किराए पर लेने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए उससे मिलने आए। कमरे में लौटकर जांग हान बिस्तर पर लेट गया। उसकी नजर ईरी पर थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह छोटी राजकुमारी मेंग मेंग से भरा हुआ था। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। एक दूसरी ओर यूनियन गार्डन में जियान और जोफे घर लौट चुकी थी। आखिरकार 100 कचरा गानों को चुनना खत्म हुआ। जोफे ने चिड़चिड़ेपन से कहा। उसके चेहरे पर थकान सांस लग रही थी। कल जब हम इन 100 में से 12 गाने छांट लेंगे तो इतना थकाने वाला नहीं रहेगा। गाने सुनना आमतौर पर एक सुखद अनुभव होना चाहिए था। अच्छे गाने दूसरों के मूड को प्रभावित कर सकते हैं। खुश गाने सुनकर इंसान खुश हो जाता है, दुखी गाने आंखों में आंसू ले आते हैं और मधुर गाने मन को सुकून देते हैं। लेकिन जियान और जोफे जो गाने सुन रही थीं, उनका असर सिर्फ एक ही था, यातना। सिर्फ गाने खराब होना ही नहीं, बल्कि कुछ तो इतने असहनीय थे कि सुनना तक मुश्किल था। फिर भी दोनों ने सैकड़ों गाने सुने। पिछले 2 दिन उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। बिग सिस्टर यान, अगर तुम्हारे पास 4 सच में हाई क्वालिटी गाने होते तो तुम्हारा आने वाला एल्बम काफी हलचल मचा सकता था। लेकिन अभी जो गाने हमारे पास हैं वे तो बेहद खराब है, जोफे ने गुस्से से कहा। इसके अलावा मैंने सुना है कि शूरोयू को 8 हाई क्वालिटी गाने मिले हैं और एक थर्ड रेट सिंगर को भी 2 अच्छे गाने मिल गए। यह साफ है कि उस चुड़ैल ने तुम्हें बस कंपनी की म्यूजिक लाइब्रेरी से कोई भी गाने उठाकर दे दिए। मुझे लगता है हमें 15 तारीख को शूरोयू से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। यह सुनकर जी यान की भावें सिकुड़ गईं और उसने जिद्दी लहजे में कहा, नहीं, हम एल्बम 15 तारीख को ही रिलीज करेंगे। कभी चीन की टॉप सेलिब्रिटी रही जी यान का अपना गर्व था। वह किसी शूरोयू की वजह से सिर कैसे झुका सकती थी। ठीक है, फिर पूरी ताकत से लड़ेंगे। जोफे मुस्कुराई और सिर हिलाया। दिल में वह जानती थी कि जी यान को समझाना बेकार है, वह इस मामले में बहुत जिद्दी थी। मैं मेंग मेंग को देखने जा रही हूं। जी यान हल्की मुस्कान के साथ चप्पल पहनकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गई। सिर्फ अपनी बेटी के सामने ही जी यान अक्सर इतनी कोमल मुस्कान दिखाती थी। बेटी के लिए दोस्त को भूल गई। हम्फ, जोफे ने आंखें घुमाई। हर समय मैंग 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 मैंग। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उस आदमी द्वारा रखा गया नाम पसंद नहीं है? जैसे ही जियान सीढ़ियों तक पहुंची, उसने दूसरी मंजिल से मैंग मैंग के रोने की आवाज सुनी। क्या हुआ मैंग मैंग?
जियान तेजी से ऊपर गई और रोती हुई मेंग मेंग को गोद में उठा लिया। बगल में खड़ी नौकरानी वांग जुआन भी घबराई हुई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मेंग मेंग रोने लगी। मुझे अपने डैडी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने मेंग मेंग धारा प्रवाह चीनी बोलती थी, लेकिन घबराने पर वह अंग्रेजी में बोलने लगती थी। जियान ने बेबस लहजे में कहा, मम्मी ने बताया था ना, जब डैडी का काम खत्म हो जाएगा तो वह तुमसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन मुझे अभी उन्हें देखना है। मम्मी, क्या आप डैडी को मेंग मेंग के पास बुला सकती है? मेंग मेंग ने मासूमियत से कहा। मेंग मेंग, जियान ने हल्की डांट लगाई, अगर तुम ऐसे करती रही तो मम्मी नाराज हो जाएगी। बू मुझे अब आपकी गोद में नहीं रहना। मेंग मेंग रोते हुए छटपटाने लगी। जियान को गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी। सिर्फ 5 दिन साथ रहे और हाल ऐसा हो गया। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ी, जहां पिता बच्चों का एक इंटरैक्शन प्रोग्राम चल रहा था। अब उसे समझ आया। टीवी बंद करवाकर जियान ने नरमी से कहा, मेंग मेंग मत रो, मम्मी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम डैडी को क्यों मिस कर रही हो? बस मैं डैडी के साथ खेलना चाहती हूं। मेंग मेंग ने धीमे से कहा, डैडी के साथ क्या खेलती हो? क्या बहुत मजा आता है? जियान ने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। बहुत मजा आता है। डैडी मुझे पहाड़ पर ले गए थे। वहां बहुत बहुत गाड़ियां थी। डैडी जब गाड़ी चलाते थे तो बहुत तेज और आवाज भी बहुत जोर की होती थी। कुछ बुरे लोग डैडी के बारे में बुरा बोल रहे थे, लेकिन बाद में सबने कहा कि डैडी बहुत ताकतवर है। यह सुनते ही जियान का चेहरा काला पड़ गया। यह बदमाश, वह अपनी बेटी को कार रेसिंग पर ले गया। लेकिन वह मुस्कान बनाए रखते हुए बोली, फिर डैडी तुम्हें और कहां ले गए? डैडी मुझे बड़े पक्षी में बैठाकर डिज्नीलैंड भी ले गए। मम्मी, डिज्नीलैंड बहुत मजेदार है। मेंग मेंग फिर से डिज्नीलैंड जाना चाहती है। जियान के चेहरे पर पछतावा और उदासी झलक गई। मेंग मेंग इतनी बड़ी हो गई और मैं उसे कभी थीम पार्क तक नहीं ले गई। थोड़ी देर बाद जियान बोली, मेंग मेंग, परसों मम्मी तुम्हें डिज्नीलैंड ले जाए, कैसा रहेगा? सच में? मेंग मेंग की आंखें चमक उठी। ठीक है, मम्मी सबसे अच्छी है। उसने जियान के गाल पर प्यारी सी किस दी। जोफे ने हंसते हुए कहा, मंगमंग आंटी फेफे को भी एक किस दो। लेकिन मंगमंग ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी। जोफे हैरान हुई। डैडी ने कहा है, डैडी और मम्मी के अलावा किसी को किस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जियान हंस पड़ी, लेकिन अगली बात सुनकर उसका चेहरा फिर काला पड़ गया। डैडी ने यह भी कहा है कि मम्मी को कम किस करना चाहिए, क्योंकि मम्मी के चेहरे पर कॉस्मेटिक फाउंडेशन होता है और वह साफ नहीं होता। इस बार जोफे जोर से हंसी। यह बदमाश। जियान गुस्से से दांत पीसने लगी। फिर जियान ने जैंग हान को फोन लगाया। तुमने मंगमंग को क्या सिखाया है? मेरे चेहरे पर इतना मेकअप होता है। फोन मंगमंग को दे दिया गया। फिर, डैडी, गेस हु एम आई? मेंग मेंग ने मम्मी की नकल करते हुए कहा, तुम हमारी प्यारी छोटी राजकुमारी मेंग मेंग हो? जैंग हान ने प्यार से कहा, गलत, मैं यान यान हूं। सब हंस पड़े। डैडी, मैं मेंग मेंग हूं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। डैडी को भी। डैडी, आप कब आकर मुझे लेने आओगे? 1 हफ्ते में। मम्मी मुझे डिज्नीलैंड ले जा रही हैं, आप भी चलोगे ना? जरूर। डैडी ने कहा है कि इस बार हम डिज्नीलैंड नहीं, किसी और थीम पार्क जाएंगे। APSA फिर जियान का दिल उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे झांग हान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इस समय कम से कम वह यह तो निश्चित कर सकती थी कि झांग हान के प्रति उसका व्यवहार दूसरों जैसा नहीं था। नहीं तो वह बार बार झांग हान पर गुस्सा भी नहीं करती। जियान ने सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। मेंग मेंग के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद अब आराम करने का समय हो गया था। सोने से पहले मेंग मेंग अभी भी परसों होने वाली पारिवारिक सैर को लेकर उत्साहित थी। उसकी हंसी और खुशी से भरे चेहरे को देखकर ही यह समझा जा सकता था। माँ और पापा का उसके साथ खेलना, यही समय उसे सबसे ज्यादा खुश करता था। लगभग रात के 11 बजे झाओ काई ने झांग हान को रेस्टोरेंट की 5 अलग अलग
3D इंटीरियर तस्वीरें भेजी। झांग हान ने उनमें से अपनी पसंद की एक चुन ली और झाओ काई ने जवाब दिया कि नवीनीकरण कल से शुरू हो जाएगा। एक शांत रात बीती। अगले दिन सुबह 9 बजे झांग हान समय पर भूमि विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। स्वागत है श्री झांग, ल्यू मेंग ने मुस्कुराते हुए झांग हान का स्वागत किया। झांग हान ने हल्के से सिर हिलाया। आइए अंदर चलिए, ल्यू मेंग मुस्कुराते हुए बोला। मैं आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने ले चलता हूं। बोलने के बाद ल्यू मेंग आगे आगे चल पड़ा। जब वे एक कार्यालय के सामने पहुंचे तो ल्यू मेंग का भाव थोड़ा रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में याद दिलाया, श्री झांग, जो व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वह निदेशक वांग है, वांग चीशान। वह क्रेसेंट गल्फ के आसपास की जमीन का प्रभारी है। उसका मिजाज अच्छा नहीं है, इसलिए अगर वह बाद में कुछ कड़े शब्द कह दे तो कृपया उसे माफ कर दीजिएगा। झांग हान ने उदासीनता से जवाब दिया। ल्यू मेंग के दरवाजा खटखटाने के बाद वह वहीं खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। पूरे 1 मिनट बाद कार्यालय के अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आओ। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि 20-22 साल की एक महिला चेहरा लाल किए हुए कार्यालय से बाहर निकल रही थी। हाँ, झांग हान मुस्कुराया। यह निदेशक वांग काफी रंगीन मिजाज लगता है। कार्यालय में प्रवेश करने पर वांग चीशान मेज के पीछे बैठा दिखाई दिया। वह 40 के आसपास का एक अधेड़ व्यक्ति था। गंजा सिर, पतला चेहरा और 400 डिग्री से ज्यादा पावर का चश्मा पहने हुए। बोलो, वांग चीशान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह लोगों का आना पसंद नहीं करता। ल्यू मेंग कुछ असहज हो गया और धीमी आवाज में बोला, निदेशक वांग, वही मामला है जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। श्री झांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। यह सुनकर भी वांग चीशान ने सिर तक नहीं उठाया, ना ही झांग हान की ओर देखा। वह कंप्यूटर में उलझा रहा और ठंडे स्वर में बोला, मेरा काम निपटने के बाद इस पर बात करेंगे। ठीक है। ल्यू मेंग बार बार सिर हिलाता रहा। झांग हान की ओर क्षमायाचक नजर डालकर दोनों सोफे पर बैठ गए। लगभग 30 मिनट इंतजार करने के बाद वांग चीशान ने सिर उठाया। पहले उसने झांग हान को कुछ देर देखा, फिर दराज से दस्तावेजों का एक बंडल निकालकर मेज पर फेंक दिया। दस्तावेज यहां है, पहले वित्त विभाग जाकर पैसे जमा करो, फिर वापस आकर मुझसे इन पर मुहर लगवाओ। जी, ल्यू मेंग ने हल्का सा झुककर दस्तावेज लिए और झांग हान को इशारा किया। वह आगे आगे कार्यालय से बाहर निकल गया। झांग हान खड़ा हुआ और वांग चीशान को कुछ असंतुष्ट नजरों से देखा। सिर्फ दस्तावेज निकालने के लिए भी इस आदमी ने 30 मिनट लगा दिए। दिलचस्प व्यक्ति है। अगर यह साधना की दुनिया में होता तो ऐसा व्यक्ति एक दिन भी जिंदा न रह पाता। श्री झांग, क्षमा कीजिए, कार्यालय के बाहर ल्यू मेंग ने असहज मुस्कान के साथ कहा। चलो भुगतान कर देते हैं, झांग हान ने सपाट स्वर में जवाब दिया। वित्त विभाग में बैंक कार्ड स्वाइप करने के बाद 1 करोड़ RMB कट गए। विभाग ने दस्तावेजों पर मुहर लगा दी, लेकिन जब वे वापस निदेशक वांग के कार्यालय पहुंचे तो पाया कि वांग चीशान मौजूद नहीं था। 30 मिनट और इंतजार करने के बाद उन्होंने वांग चीशान को अच्छे मूड में लौटते देखा। निदेशक वांग, पैसे जमा हो चुके हैं, अब बस आपके हस्ताक्षर और मुहर बाकी है। ल्यू मेंग तुरंत खड़ा होकर मुस्कुराया। आओ। वांग चीशान ऐसे बोला जैसे नाक से बोल रहा हो। सुनने वालों को अक्सर चिढ़ हो जाती थी। मुहर लगाने के बाद वांग चीशान ने दस्तावेज उठाए और झांग हान की ओर देखते हुए कहा, तुम ही श्री झांग हो? क्या यह साफ नहीं है? झांग हान की पलक तक नहीं हिली। वांग चीशान का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गुस्से की चिंगारी उठी। ल्यू मेंग डर के मारे पीला पड़ गया और नजरों से झांग हान को इशारा किया, लेकिन झांग हान ने ध्यान नहीं दिया और असंतोष भरे स्वर में बोला, क्या एन कर रहे हो? जल्दी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। तुमने क्या कहा? वांग चीशान गुस्से से घूरते हुए बोला। क्या तुम्हारे कान भी काम नहीं करते? झांग हान ने हैरानी से उसके कानों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर तो पहले ही ठीक से काम नहीं कर रही। अगर कान भी खराब हो
तो सच में दुखद होगा। लड़के, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। वांग चीशान फटने ही वाला था। लियू मेंग इस माहौल से इतना डर गया कि बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन जांग हान उठ खड़ा हुआ, मेज के पास गया और वांग चीशान के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद बोला, तुम्हारी अंडरपैंट गिर गई है। तुम? वांग चीशान की उंगली कांपने लगी। ऊंचे पद का आदि वांग चीशान, जिसके सामने हर कोई अदब से पेश आता था, आज पहली बार इस तरह किसी से उलझा था। वह इतना गुस्से में था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बात भी ठीक से समझ नहीं पाते, फिर तुम निदेशक कैसे बने? जांग हान ने सिर हिलाकर आह भरी और फर्श की ओर इशारा किया। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी अंडरपैंट जमीन पर पड़ी है। तुम बड़े आदमी हो, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? अगर किसी और की अंडरपैंट जमा करने का शौक है भी, तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। यूं जमीन पर गिरा देना, अगर किसी ने देख लिया तो निदेशक के रूप में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर वांग चीशान ने घबराकर नीचे देखा। जब उसने अपने पैर के पास पड़ी लेस वाली अंडरपैंट देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया और जांग हान को देखते हुए उसकी आंखों में घबराहट आ गई। क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? जांग हान हल्का सा मुस्कुराया। इतनी मानसिक क्षमता के साथ भी यह आदमी निदेशक बन गया। जरूर किसी सिफारिश से आया होगा। साइन हो चुका है, वांग चीशान ने अनजाने में जवाब दिया। यह सुनते ही जांग हान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और बिना पीछे देखे निकल गया। और लियू मेंग पूरे समय सिर झुकाए रहा, जैसे कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वह चुपचाप जांग हान के पीछे पीछे बाहर निकल गया। श्री जांग, आपकी हिम्मत तो कमाल की है, लियू मेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर वह अंडरपैंट न मिली होती तो आज कॉन्ट्रैक्ट शायद बिगड़ ही जाता, लेकिन फिर भी निदेशक वांग जैसा छोटा दिल वाला इंसान होश में आते ही आपको परेशान कर सकता है। मुझे परेशान करेगा? जांग हान शांत स्वर में बोला। तो करने दो। लियू मेंग बेबस होकर आह भरने लगा। उसे जांग हान से एक असामान्य आभा महसूस हो रही थी, मानो वह निदेशक वांग से बिल्कुल नहीं डरता। उसे लगा कि जांग हान के पीछे जरूर कोई बड़ा सहारा होगा, लेकिन निदेशक वांग को नाराज करके क्रेसेंट माउंटेन किराए पर लेना, यह तो नुकसान का सौदा था। अगर जांग हान को लियू मेंग के विचार पता होते तो वह हंसता ही रहता। भला वह महान हान, यांग अमर सम्राट, एक मामूली निदेशक से क्यों डरेगा? लियू मेंग ने जांग हान को मुख्य द्वार तक छोड़ा। कार में बैठने से पहले उसने मुस्कुराकर कहा, श्री जांग, अब से 1 साल तक क्रेसेंट माउंटेन आपका है। आप वहां खेती कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप लगाएंगे उसकी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। आखिर वहां कई पर्वतारोही आते रहते हैं। मैं समझता हूं, जांग हान ने सिर हिलाया। जांग हान कोई उतावला युवक नहीं था। उसने तुरंत पहाड़ पर जाने के बजाय पहले उस रेस्टोरेंट का रुख किया जहां नवीनीकरण चल रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही उसने दूर से 2 ट्रक देखे जो सामान उतार रहे थे। रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही जाओ काई जोश के साथ उसका स्वागत करने आ गया। रेस्टोरेंट को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया गया था। पहली मंजिल अब एक बड़ा सा हॉल बन चुकी थी, जबकि दूसरी मंजिल में ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे, जरूरी तोड़फोड़ हो चुकी थी। दूसरी मंजिल पर 5 लोग काम कर रहे थे। लगता था कि 1 हफ्ते में काम पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या काफी रखी गई थी। पहली मंजिल पर 8 मजदूर काम कर रहे थे। जांग हान एक ओर खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। पूर्व दिशा में एक कुशल कारीगर टीवी वॉल के लिए जेड की नक्काशी कर रहा था। पश्चिम दिशा में कुछ मजदूर फर्श की टाइलें और रसोई की ईंटें बिछा रहे थे। दिन में टाइलों की संख्या और कटाई की जगह तय हो गई थी। रात में दिन की टीम की जगह नई टीम आ जाती थी। दिन रात लगातार काम होने से रफ्तार स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। रात के 3 बजे के बाद जांग हान उठा और निकल गया। अब समय आ गया है। जीप में बैठा जांग हान क्रेसेंट माउंटेन की दिशा की ओर देखते हुए मुस्कुराया। गाड़ी तेजी से दौड़ी। 10 मिनट में वह पहाड़ के पास पहुंच गया। 20 मिनट पैदल चलकर वह चोटी पर पहुंचा। चांदनी में क्रेसेंट माउंटेन धुंधला और बेहद शांत था। जांग हान ने आखिरी बार चारों ओर नजर दौड़ाई।
उसके मन में पहाड़ के पुनर्निर्माण की पूरी योजना तैयार थी। शुरू करते हैं। जांग हान ने गहरी सांस ली, फिर अपने कान से सुई जैसी जेड रंग की थंडर यांग ट्री निकाली और सीधे अपनी नस में चुभो दी। पैर उसके खून को सोखने लगा। बहुत सारा खून निकल जाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शांति थी। खून सोख लेने के बाद थंडर यांग ट्री के साथ उसका संबंध और गहरा हो गया। उसने उसे नस से निकालकर नीचे फेंक दिया। जाओ! भूरा क्रेसेंट माउंटेन कांप उठा। यह कंपन इतना जोरदार था कि क्रेसेंट गल्फ तक लोगों को हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सल्लेन! झांग हान ने आंखें बंद कर ली। उसके पैरों के नीचे से हल्की रंगीन रोशनियां उठकर उसके सिर पर इकट्ठा होने लगी। उसकी चेतना थंडर यांग ट्री के साथ एक हो चुकी थी। उसके विचारों के अनुसार पेड़ काम करने लगा। जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नीचे पेड़ में भयानक परिवर्तन हो रहा था। अगर कोई देख पाता तो देखता कि जेड रंग फीका पड़कर साधारण पेड़ के भूरे रंग में बदल गया। फिर बालों जैसी जड़ें फैलने लगीं, उंगली जितनी मोटी, फिर बाजू जितनी और अंत में बाल्टी जितनी मोटी। पेड़ का तना 3 मीटर चौड़ा हो गया। जड़ें पूरे क्रेसेंट माउंटेन में फैल गईं। पूरी जमीन पर कब्जा करने के बाद पेड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। चर चर 3 मीटर मोटा तना जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। सिर्फ 5 सेकंड में उसकी ऊंचाई 30 मीटर हो गई और 5 सेकंड बाद शाखाएं फूल की तरह फैलने लगीं। जल्दी ही थंडर यांग ट्री का मुख्य रूप पूरा हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे क्रेसेंट माउंटेन की चोटी पर कोई विश्व वृक्ष खड़ा हो। यदि आपको कोई त्रुटि मिले, टूटी कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सके। बाहरी रूप का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका था। अब केवल बारीक विवरण ही बाकी थे। झांग हान ने अपना हाथ थंडर यांग ट्री पर रखा और आंखें बंद कर लीं। वह क्रेसेंट माउंटेन के भीतर मौजूद हर चीज को महसूस और समझ पा रहा था। एक घास का तिनका, एक लकड़ी, एक कड़, एक पत्थर, सब कुछ उसके मन में स्पष्ट था। वर्तमान में क्रेसेंट माउंटेन की स्थिति यह थी कि वहां पेड़ बहुत ज्यादा थे और खुली जगह बहुत कम थी। लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। झांग हान ने अपनी चेतना को थंडर यांग ट्री की ऊर्जा से जोड़ा और पुनर्निर्माण का अगला चरण शुरू किया। क्रेसेंट माउंटेन के बीच का जमीन हिस्सा लगातार हिलने लगा और पेड़ चारों दिशाओं में हटने लगे। कुछ ही पलों में पहाड़ के बीच एक विशाल खाली जगह बन गई, जबकि सभी पेड़ उस खाली स्थान के चारों ओर सघन रूप से खड़े हो गए, मानो एक दीवार बन गई हो। खास तौर पर सड़क की ओर वाले हिस्से में पेड़ इतने घने थे कि वे शहर की दीवार जैसे लग रहे थे। बाकी 3 दिशाओं में भी पेड़ों के बीच की दूरी बहुत कम थी। झांग हान के नियंत्रण में पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर फैल गईं और एक विशाल जाल बन गया। अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान चढ़ भी ले तो उन उलझी और कठोर शाखाओं के कारण पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता। सामान्यतः इतने घने पेड़ों में वृद्धि बाधित होती है, लेकिन यहां आध्यात्मिक मिट्टी के पोषण के कारण ऐसा कोई नुकसान नहीं था। हालांकि सौंदर्य की दृष्टि से यह कुछ खास सुंदर नहीं लग रहा था। यदि यह दृश्य कोई और देख लेता तो निश्चित ही चिल्ला उठता, यह चमत्कार है। इंसानों में से कोई इसे नहीं देख पाया, लेकिन एक ने देखा, एक चीनी ग्रामीण कुत्ता। पेड़ों को अपने चारों ओर हिलते देख कुत्ता डर से कांपने लगा। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, उसने पहाड़ की चोटी पर विशाल पेड़ के नीचे खड़े झांग हान को देखा। वही है। कुत्ते की याददाश्त अच्छी थी। इसने तुरंत झांग हान को पहचान लिया। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे झांग हान की ओर बढ़ा। लगभग 10 मीटर दूर पहुंचकर वह बैठ गया और जिज्ञासा से उसे देखने लगा। झांग हान को कुत्ते के आने का पता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पुनर्निर्माण जारी रखा। अब केवल क्षेत्रों का विभाजन बाकी था। क्रेसेंट माउंटेन में केवल ऊंचे पेड़ ही नहीं थे, बल्कि फूल पौधे और कुछ हॉली पौधे भी थे, जो शहरों में बाड़ के रूप में उपयोग होते हैं।
हॉली आमतौर पर 1 मीटर तक ऊंचा होता है और काट छाट के बाद बहुत सुंदर लगता है। इन्हें देखकर जांग हान ने तय किया कि अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए हॉली का उपयोग करेगा। लेकिन समस्या यह थी, हॉली बहुत कम थे। कोई बात नहीं, थंडर यांग ट्री की ऊर्जा से इन्हें बढ़ाना आंख झपकते ही हो सकता था। उगाओ, जांग हान ने हल्के से कहा। सारी घास उखड़कर हवा में उड़ गई और कुछ ही सांसों में जमीन साफ हो गई। रोपड़, हॉली हवा में उड़े और निर्धारित स्थानों पर गिरते ही तेजी से बढ़ने लगे। पीछे के हिस्से में 3 बड़े क्षेत्र बन गए। सामने की दिशा में बाएं खेती क्षेत्र, बीच में पशुपालन क्षेत्र, दाएं पालतू जानवरों का क्षेत्र। फूल जैसे रेडबड, गुलाब, पियोनी, फ्रांजीपानी सभी को सामने के बाएं क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। थंडर यांग ट्री की ऊर्जा सीमित थी, इसलिए अभी केवल पीछे का भाग ही पुनर्निर्मित किया गया। आगे का भाग दूसरे चरण में होगा। पहले यह प्रक्रिया 2-3 साल लेती, लेकिन प्योर यांग वाटर के कारण समय काफी कम हो गया। यह जांग हान के लिए बहुत अच्छी खबर थी। सुगंधित घास, थंडर यांग ट्री से बीज बरसने लगे और खेती क्षेत्र को छोड़कर पूरा पहाड़ ढक गया। यह घास हवा को शुद्ध करती है, मानो प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर। इसके बाद जांग हान ने युआनकिंग ट्री और उसके पास हेवन फ्रेग्रेंट वुड लगाया। युआनकिंग फल 1 साल में तैयार होगा, जिससे वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच सकेगा। इसके बाद खेती क्षेत्र को फसल, सब्जी और बाग में बांटा गया। धान और गेहूं पहले उगाने का निर्णय लिया गया। फिर पशुपालन क्षेत्र, छोटे, मध्यम और बड़े जानवरों के लिए अलग हिस्से, मछलियों के लिए तालाब भी बनाया गया। और फिर पालतू जानवरों के क्षेत्र में केवल कुत्ते बिल्लियां रखी जाएगी, ताकि मैंग मैंग खेल सके। सब कुछ पूरा होने के बाद जानवरों के लिए लकड़ी के घर बनाए गए, सुंदर भी और बारिश से सुरक्षा भी। पहला चरण लगभग पूरा हो गया। जांग हान मुस्कुराया। फिर आध्यात्मिक वर्षा हुई। पूरे पहाड़ की मिट्टी आध्यात्मिक मिट्टी में बदल गई। क्रेसेंट माउंटेन जीवन से भर उठा। इसके बाद मीट ग्रास लगाया गया, जानवरों का भोजन जो स्वाद में मांस जैसा लगता है। अंततः जांग हान ने अपनी साधना शुरू की। उसकी नसें खुली, ऊर्जा शरीर में दौड़ी और कायम प्रवेश कर गया। पूरा दिन बीत गया। शाम होते होते वह नए जन्म जैसा महसूस कर रहा था। उसी दौरान वही ग्रामीण कुत्ता पूरे पहाड़ में दौड़ता रहा, घास खाता, घरों को देखता, खुशी से पूंछ हिलाता। वो भौं! जांग हान हंसा। तुम ही हो। उसने कुत्ते को अपना डोमेन का रक्षक और प्रबंधक बना लिया। थंडर यांग ट्री की अंतिम ऊर्जा से कुत्ते को भी लाभ मिला। उस कुत्ते का भाग्य अब बदल चुका था। पे स्ट्रॉन्ग विज्ञापन। मांस घास के बीज दोनों क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्से में गिर पड़े। जैसे ही बीज जमीन में पड़े, मात्र 2 सेकंड के भीतर वे अंकुरित हो गए। फिर 5 सेकंड बाद हर एक मांस घास के ऊपर कांच की गोली बड़ी सफेद रंग की कली बन गई। दूर से देखने पर मांस घास गेहूं की बालियों के बड़े रूप जैसी दिखाई दे रही थी। मांस घास प्रथम श्रेणी, रैंक 1। ये आध्यात्मिक संपदा थी। इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में किया जाता था। इसे खाने पर इसमें सब्जी जैसी खुशबू आती थी, लेकिन चबाने पर इसका स्वाद मांस जैसा लगता था। थोड़ी देर चबाने के बाद इसका स्वाद कुछ हद तक लाल ब्रेस्ट पोर्क, रेड ब्रेस्ट मीट जैसा हो जाता था। यह बात जांग हान को उसकी जिज्ञासा के कारण पता चली थी, जब उसने मांस घास का स्वाद लिया था। हालांकि उसने केवल एक कौर ही खाया था। आखिरकार मांस घास तो जानवरों का चारा थी, बस इसका स्वाद जान लेना ही काफी था। मांस घास का काम पूरा होने के बाद भूमि का पहला रूपांतरण भी समाप्त हो गया। हालांकि थंडर यांग वृक्ष, थंडर यांग ट्री द्वारा पहली बार छोड़ी गई कुल ऊर्जा का अभी भी आधा हिस्सा बचा हुआ था। बेशक वह ऊर्जा जांग हान के क्यूई रिफाइनिंग रियल्म में प्रवेश करने के लिए थी। मेरिडियन खोलो। जांग हान ने थंडर यांग वृक्ष से अपना दायां हाथ हटाया, आंखें कसकर बंद की और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इस समय पास में खड़ा देसी कुत्ता जांग हान को हैरानी से देख रहा था।
अगर वह बोल सकता तो जरूर कहता, यह मूर्ख इंसान क्या कर रहा है। लेकिन वह इंसानों जैसी सोच नहीं रखता था, इसलिए बस उलझन में झांग हान को देखता रहा। लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने आया, उसने उस देसी कुत्ते को सिर से पैर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। थंडर यांग वृक्ष से अचानक एक हल्की शांत रोशनी निकलने लगी। उस समय वृक्ष का हर पत्ता जेड पत्थर जैसा चमक रहा था। कोमल बहुरंगी प्रकाश की धाराएं लगातार इकट्ठा होकर अंत में एक प्रकाश स्तंभ बन गईं, जो सीधे झांग हान की ओर गईं और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गर्रर! झांग हान को लगा जैसे उसने गरजती हुई बिजली की आवाज सुनी हो। उसके शरीर के भीतर थंडर यांग वृक्ष की ऊर्जा एक तीखी तलवार में बदल गई और एक एक करके उसकी मेरिडियनों को खोलने लगी। वूशिया उपन्यासों में 8 असाधारण मेरिडियन, 8 एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेरिडियंस को विशेष महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति इन सभी 8 मेरिडियनों को खोल लेता है, उसे प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन इस समय झांग हान ने 8 असाधारण मेरिडियन खोलने के बाद बची हुई ऊर्जा से मानव शरीर की 12 मुख्य मेरिडियनों को मजबूत करना शुरू कर दिया। 8 असाधारण मेरिडियन सामान्य मानव शरीर में छिपे होते हैं, जबकि 12 मेरिडियन हाथों से पैरों तक जुड़े होते हैं और एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित होते हैं। 8 असाधारण मेरिडियन सीधे आंतरिक अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए उन्हें असाधारण कहा जाता है। इनका कार्य क्यूई और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना और 12 मेरिडियनों को संतुलित करना होता है। मेरिडियन खुलने के बाद थंडर यांग वृक्ष की ऊर्जा उनमें एकत्र होने लगी। शुरुआत में यह ऊर्जा बहुत उग्र थी, जिससे झांग हान को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। इस समय झांग हान को खेती तकनीक, कल्टीवेशन टेक्निक चलाकर सारी ऊर्जा को शुद्ध करना था और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में बदलना था। क्या इस बार भी मुझे ट्रेजर हंटिंग तकनीक ही साधना चाहिए? झांग हान ने बुदबुदाया। अपने पिछले जीवन में उसके पास अनगिनत खजाने थे और वह उन पर बहुत अधिक निर्भर था। इसी कारण स्वर्गीय विपत्ति, हेवनली ट्रिब्यूलेशन के समय वह 9 हेवन गॉड थंडर का सामना नहीं कर सका। अब झांग हान दुविधा में था, या फिर 5 फेज तकनीक साधूं? अगर भविष्य में मैं 5 फेज सेज बॉडी बना लूं, तो शायद 9 हेवन गॉड थंडर को आसानी से झेल सकूं। ग्रीनवुड मोनार्क तकनीक भी ठीक है। ग्रीनवुड मोनार्क बॉडी की पुनर्जीवन क्षमता बेहद डरावनी होती है और इसे अमर शरीर कहा जाता है। यह भी 9 हेवन गॉड थंडर को सह सकती है। झांग हान काफी असमंजस में था। खेती तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही शक्ति के विकास को तय करती है। विशाल खेती संसार में तकनीकों को 3, 6 और 9 श्रेणियों में बांटा गया था। ट्रेजर हंटिंग तकनीक झांग हान द्वारा 300 वर्षों के शोध और अचानक प्राप्त ज्ञान से बनाई गई थी। इस तकनीक की उपयोगिता बेहद बड़ी थी। यही मुख्य कारण था कि झांग हान इतने सारे खजाने प्राप्त कर पाया। उदाहरण के लिए ट्रेजर हंटिंग तकनीक छिपाने की तकनीक, कंसीलिंग टेक्निक को शक्तिशाली बना सकती थी। इसके उन्नत रूप को गॉड कंसीलिंग तकनीक कहा जाता था, जो झांग हान को पूरी तरह अदृश्य कर सकती थी। यहां तक कि ट्रिब्यूलेशन रियल्म के शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उसे महसूस नहीं कर पाते थे। इस तकनीक का प्रभाव अन्य खजाना खोजने वाली क्षमताओं जैसे गति, संरचना तोड़ना, छिपाव आदि को भी बढ़ाता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ट्रेजर स्मेलिंग नोज को शक्तिशाली बनाना था। यही कारण था कि झांग हान इसे छोड़ना नहीं चाहता था। छोड़ो, मैं ट्रेजर हंटिंग तकनीक ही साधूंगा। आखिरकार मैं इस जीवन में फिर से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे बुरा हाल हुआ तो ज्यादा संसाधन लगाकर सेज कॉर्पोरियल बॉडी बना लूंगा। खेती के लिए खजाने ही असली आधार होते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में निर्णय लेकर झांग हान पालथी मारकर बैठ गया और ट्रेजर हंटिंग तकनीक चलाने लगा। उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होकर एक चक्र में घूमने लगी। इसी समय पूर्व दिशा में सुबह की हल्की धूप उगने लगी। थंडर यांग वृक्ष के नीचे एक इंसान और एक कुत्ता शांति से बैठे थे। एक बेहद सुकून भरा दृश्य। यूनेन गार्डन
जी यान का घर। बड़ी बहन यान, क्या हम काम पर जा रहे हैं? अभी तो सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं, झो फई जम्हाई लेते हुए बोली। आमतौर पर वह 8 बजे तक सोती थी। आज थोड़ा जल्दी चलो, गाने खत्म कर लेते हैं। कल हम मेंग मेंग को ओशन पार्क घुमाने ले जाएंगे, जी यान ने शांत स्वर में कहा। मुझे छोड़ दो, मैं कल कंपनी में रहकर गानों के हिसाब से म्यूजिक वीडियो प्लान करूंगी। झो फई ने सिर हिलाया। तुम नहीं जाओगी? जी यान थोड़ी हैरान हुई। मैं क्यों जाऊं? तीसरा पहिया बनने। मैं तुम तीनों के परिवार के साथ नहीं जाऊंगी, झो फई ने नखरे से कहा। कौन सा परिवार? जी यान ने हल्के से कहा। अरे बड़ी बहन, देखो तो खुद को, हर समय मेंग 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 मेंग, नाम भी इसी ने रखा। और कल जब उसने ओशन पार्क जाने को कहा तो तुमने जरा भी मना नहीं किया। बिल्कुल आज्ञाकारी पत्नी जैसे लग रही थी। नॉर्थ अमेरिका में रहते समय तुम ऐसी नहीं थी। बकवास मत करो, जी यान ने उसे घूरा।